हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं जीतू सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का इस यूट्यूब चैनल टेस्ट रैंकिंग पर। साथियों, आप लोगों ने स्ट्रैटेजी वीडियो देख ही ली होगी, तो चलिए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं आज से फिर अपने पहले मॉक की। और डेली ही आपको एक मॉक मिल ही जाएगा, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया ही था। फिलहाल अभी हम ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, ठीक है, सीधे अपनी पढ़ाई की बातें करते हैं। सवालों के माध्यम से हम नए नए तरीके समझेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट करे हम शुरुआत करते हैं। और आपको जैसे मैंने बताया था, स्ट्रैटेजी वीडियो आप देख के ही आए हो कि आपको पहले क्वेश्चन देखना है, पॉज करना है, फिर आगे बढ़ना है, ठीक है। चलिए, आप लोग, मैंने बोला था कि कॉपी एक छोटी सी लेके बैठना, ठीक है, ताकि जो चीज़ें बताऊंगा, जो मेथड अगर नए बताता हूँ और आपको लगता है कि ये मैंने कहीं नहीं पढ़ा है, तो आप उसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये है, ठीक, बनाते हैं। कहता है कि 150 विद्यार्थी, केवल लड़के और लड़कियां की एक कक्षा में लड़कियां 60 हैं। लड़कों का औसत वजन 52 किलोग्राम है और लड़कियों का औसत वजन 48 किलोग्राम है। पूरी कक्षा का औसत वजन क्या होगा। ठीक है, जब भी ऐसा सवाल हमारे सामने आता है तो हम या तो डेविएशन लगा लेते हैं, ठीक है। और जबकि हमें लड़का और लड़की का अलग अलग औसत भी दे रखा है और पूरी कक्षा का अगर हमसे पूछा है, तो हम यहाँ पे एलिगेशन भी लगा सकते हैं। जिन बच्चों ने पढ़ा होगा वो मेरी बात समझ रहे होंगे, जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा कोई दिक्कत नहीं है, आप और अच्छे से समझोगे, ठीक है। चलिए, मैं आपको सारे तरीके एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पर। चूज आपको करना है कि क्या रखना है। पेपर वाला तरीका मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ, डेविएशन लगा लेते हैं। आप मुझे एक चीज़ बताइए कि टोटल बच्चे कितने हैं, 150, ठीक है। लड़के कितने हैं, लड़कियां दे रखी है ना 60, तो लड़कियां 60 हैं, तो मैंने कहा यहाँ पे हमने लिख लिया गर्ल्स। गर्ल्स कितनी है, 60, तो बॉयज़ कितने हो जाएंगे मेरे भाई, आप कहोगे जी 90 हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि टोटल 150 है। अगर मैं कहूँ इनका रेशियो ले लेते हैं, तो आपने कहा कोई दिक्कत नहीं, ये 3 और ये 2, 3 और 2 के रेशियो में ये आ गए। चलो आज देखो, डेविएशन समझ लो। जिन बच्चों को आता होगा बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता होगा वो आराम से सीख जाएंगे। देखो, मेरे पास जो यहाँ मैंने बॉयज़ लिख दिए, यहाँ मैंने गर्ल्स लिख दिए, ठीक है। गर्ल्स का जो एवरेज है वो कितना है, एवरेज वेट, लड़कियों का 48 किलोग्राम है ना, लड़कियों का कितना है 48, और लड़कों का कितना है जी 52 है, ठीक है। चलो, इनकी संख्या किस किस रेशियो में है, इनकी संख्या है, लड़के हमारे पास 3 रेशियो में है और लड़कियां जो है वो 2 हैं, हमने ये मान लिया, ठीक है। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर आ जाओ, देखो, तो जब भी हम डेविएशन लगाते हैं ना, तो हम कोई एक ऐसी वैल्यू मान लेते हैं। वह एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि जो हमारा फाइनल आंसर आएगा ना, वो 52 और 48 के बीच में ही कोई एक आंसर होगा। आप चाहो तो ऑप्शन एक बार नज़र मार सकते हो कि 50.4 बीच में ही है, 48.8 भी बीच में है और 49.6 भी बीच में, 51.2 भी, यानी कि ऑप्शन के थ्रू हम नहीं जा सकते, ठीक है। चलो, तो हम क्या करेंगे, हम एक ऐसा नंबर मान लेते हैं यहाँ पे कि हमने एक एवरेज वेट मान लिया, या सॉरी, हाँ एवरेज वेट है, तो हमने मान लिया कि हमारा जो एवरेज है वो 48 है, ठीक है। अब इससे ज़्यादा हो कम हो वो हम इसी पे कैलकुलेट कर लेते हैं। ऐसा क्यों मानते हैं, ऐसा मानने के पीछे का रीज़न कुछ नहीं होता है। आप कुछ भी ले सकते हो, आप यहाँ पे 10 मानो, 20 मानो, 30 मानो, 50 मानो, 100 मानो, कुछ भी मानो। कैलकुलेशन को आसान करना है, स्मार्ट तरीके सीखने, इसीलिए हम क्या करेंगे कि एक स्टेप की कैलकुलेशन को जीरो कर लेंगे। इस नंबर से हम इन दोनों का डेविएशन चेक करेंगे। तो 48 से अगर मैं 48 का डेविएशन चेक करूंगा, कितना होगा मेरे भाई, जीरो। डेविएशन का मतलब होता है कि वैल्यू कितनी ज़्यादा या फिर कितनी कम, ठीक है। तो 48 से ये कितना ज़्यादा कम, यानी कि आप कहोगे बराबर ही बराबर, यानी कि जीरो का डेविएशन है। ये ज़्यादा होगा, कितना ज़्यादा होगा, तो आप कहोगे 4 ज़्यादा होगा, ठीक है। यहां पर कितने बच्चे थे, ये तो एक पे है ना, डेविएशन एक पे निकलता है, ये 3 पे अगर निकालोगे तो यहाँ 3 बच्चे थे, यानी कि कितना 12 ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पर जीरो डेविएशन था, 2 पर भी जीरो ही रहेगा, ठीक है। ओवरऑल जो डेविएशन हमने देखा तो मेरे भाई वो प्लस का 12 आ गया, ठीक है। अब वो जिसमें भी आता है, अगर प्लस में आया मतलब ज्यादा है, माइनस में आता तो हम कम कर देते हैं। तो यहाँ पर एवरेज, आप इसमें क्या करोगे, ये हमारे पास एवरेज है, ये हमारे पास सम ज्यादा आया है, तो मैं क्या करूंगा, कुछ बच्चे क्या करते हैं ना कि इस 12 को ही इसमें जोड़ देंगे। अगर यहाँ 60 ऑप्शन होता तो बहुत बच्चे इसमें गलती करते कि 48 में 12 जोड़ के 60 मार देते। जबकि आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आप जोड़ो या घटाओ, भाई जिस चीज में जोड़ोगे घटाओगे यूनिट सेम होनी चाहिए ना। अगर यहाँ पर एवरेज है तो इसमें एवरेज ही जुड़ेगा घटेगा, लेकिन ये तो क्या है, ये तो सम है। तो अगर ये सम है तो इसको एवरेज बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर से भाग करनी पड़ेगी। कितने नंबर थे टोटल, 3 लड़के ये थे, 2 लड़कियां ये थी, टोटल कितने बच्चे हैं क्लास में, 5 बच्चे हैं, ठीक है। तो 5 से कर देंगे भाग, यानी कि अगर 12 को 5 से भाग करो कितना हो जाएगा भाई, 2.4 आएगा। तो 48 में अगर आपने 2.4 जोड़ दिया तो मेरे भाई 50.4 इस सवाल का आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन, ठीक है।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत है? देखिए, समझाने में हो सकता है कि टाइम लग गया हो, पर जब आप इसको प्रैक्टिकली करोगे ना एकदम जल्दी से कॉपी में, तो बहुत जल्दी कर लोगे आप। ठीक है, चलिए मैं इसका एक और तरीका बता देता हूँ, बेसिक तरीका है ना। कुछ बच्चों को रहता है कि हमें ये भी अगर समझ में नहीं आया तो उन बच्चों के लिए बेसिक तरीका ही भाई काम करेगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं आपके कमेंट देख लूँगा। ठीक है, और हर चीज़ पे हम समाधान लेके चलेंगे। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप सीखोगे नहीं। ठीक है, आप सीखोगे, बस आप सीख सकते हो, बस आपको ये याद रखना है। चलिए हम एक और तरीके पे बात कर लेते हैं। 150 बच्चे हैं, 60 लड़कियां हैं, तो भाई अगर लड़कियां हमारे पास 60 हैं तो लड़के कितने हो जाएंगे? 90। कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा जी लड़कों का जो औसत वजन है वो कितना है? लड़कों का औसत वजन 52 है और लड़कियों का 48 है। ठीक है, तो मैं कहता हूं कि इनका रेशियो ही ना ले लो सबसे पहले आप, तो रेशियो ले लेते हैं संख्या का, यानी कि 30 दूनी 60, 30 तिया 90। तो एक आप डायरेक्ट अगर एवरेज निकालोगे ना इनका, तो देखो एवरेज होता क्या है? एवरेज होता मेरे भाई सम बटे नंबर, है ना। जितना भी सम होगा और जितने उस क्लास में बच्चे होंगे उनसे भाग कर दो, यही तो होता है। संख्याओं की संख्या को डिवाइड कर देते हैं हम संख्याओं के योग से। तो सम कैसे निकालोगे भाई? 3 लड़के हैं, एक लड़के का 52 वजन है, तो तीनों का कितना हो जाएगा? तो 3 × 52 हो जाएगा। ठीक है, 2 लड़कियां हैं, एक लड़की का 48 है, तो दोनों का कितना हो जाएगा? 2 × 48। और पूरी कक्षा कितने की है? 3 लड़के 2 लड़कियां, यानी कि 5 बच्चे हैं। आप इस तरह से भी एवरेज निकाल सकते हो। देखो, अब यहां तक आ गए। ठीक है, अब यहां से 2 रास्ते चलते हैं कि कैलकुलेशन करो, 52 तिया जो भी होगा 156 प्लस 48 दूनी 96, जोड़ोगे फिर 5 से भाग करोगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हो। लेकिन मैं कहता हूं कि इनमें छोटी छोटी चीजें देखा करो आप, कि यार यहां पर 3 दिख रहा है। ठीक है, इस 48 में भी 3 होगा, 16 × 3 तो लिख ही सकते हैं। ठीक है, 3 दिख गया। ठीक, यानी कि 3 यहां भी है, 3 यहां भी है, लेकिन नीचे 3 नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर वाली जो संख्या है ना, मतलब जो आंसर हमारा फाइनल आएगा वो 3 का मल्टीपल आएगा। क्या आएगा? 3 का मल्टीपल आएगा। 3 का मल्टीपल आप चेक कर लो। 3 का मल्टीपल चेक कैसे करते हैं? कुछ बच्चों को अगर नहीं पता हो, तो जो भी हमारे पास संख्या लिखी होती है ना, उसके हम अंकों का योग कर लेते हैं। अगर उसके अंकों का योग 3 से कट गया, 3 से डिवाइड हो गया, तो वो संख्या 3 से हर हाल में कटेगी ही कटेगी। ठीक है, सेम 9 का भी होता है ना। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, अंकों का योग करते हैं, पॉइंट वगैरह नहीं जोड़ के चलते। ठीक है, पॉइंट वगैरह को हम ध्यान में नहीं रखते, जब भी हम डिजिट्स हम चेक करते हैं तो पॉइंट्स का ध्यान नहीं रखते। आ जाओ कर लेते हैं चेक भाई। ये कितना है? 5, 5 में 0 जोड़ा 0, मतलब 5 ही हो गया, और 5 और 4 9, यानी कि 9 जो है 3 से कट जाएगा। आप कहोगे हाँ कट जाएगा, मतलब ये आंसर हो सकता है। अभी हमने और चेक नहीं करे हैं, सारे ही चेक करने के बाद ही बोलेंगे। यहाँ देखो 8 और 4 12। ठीक है, 12 में 8 जोड़ा 20, क्या 20 3 के पहाड़े में आता है? आप कहोगे नहीं आता है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा, काट दो ऑप्शन। 9 और 4 13, 13 में 6 जोड़ा 19, क्या 3 के पहाड़े में 19 आता है? आप कहोगे नहीं आता है, तो ये भी ऑप्शन काट दो आप। 5 और 1 6, 6 और 2 8, क्या 3 के पहाड़े में 8 आता है? आप कहोगे नहीं आता है, तो ये भी काट दो। इसका मतलब फिर मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है और वही इस सवाल का राइट आंसर है। ठीक है, चलिए मैं इसमें एक तरीका और आपको बता देता हूँ, एलिगेशन भी लगा लेते हैं कुछ बच्चे। ठीक है, मिक्सर एलिगेशन वाला एक तरीका होता है ना, चलो मैं वो भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, मतलब इतने शस्त्र लेके जाओ एग्जाम में कि भाई जो टाइम पे याद आ जाए ना वो लगा दो, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे वो तरीका नहीं आता था या इसकी वजह से मेरा सवाल छूट गया। देखो एलिगेशन कैसे लगाते हैं, यहाँ हम बॉयज़ लिख लेते हैं, यहाँ पे हम गर्ल्स लिख लेते हैं। बॉयज़ का जो एवरेज वेट है वो कितना है? 52 है। लड़कियों का कितना है? 48 है। संख्या कितनी कितनी है? तो अब सीधे मैं रेशियो लेके चलूंगा। लड़के कितने हैं भाई? 3 रेशियो में है और लड़कियां 2 रेशियो में है। और ये मुझे बीच वाली संख्या बतानी है, क्योंकि पूरी क्लास का जो एवरेज वेट होगा वो क्या होगा। ठीक, यही होता है एलिगेशन। चलो इसमें एक चीज बारीक से आपको ध्यान रखना है कि देखो यार, जब भी आप ऑपरेशन लगाते हो ना इसमें, यानी कि कोई भी जब आप काम करते हो, जब आप घटाने वाला काम करते हो, मैं आसान भाषा में समझाता हूँ आपको, तो चाहे आप इधर से घटाओ, ठीक है, अगर इधर से घटाओगे तो फिर इस वैल्यू वैल्यू में से ये घटेगी, मतलब ऐसे करके। ठीक, या फिर अगर आप ऐसे घटाना चाहते हो तो ऐसे घटा लो, फिर आपको ऐसे घटाना पड़ेगा। ठीक है, ये ऑर्डर बहुत ध्यान रखना है। अगर आपने यहां पे गलती कर दी, तो अगर मान लिया कि यहां पे मुझे x निकालना हो या ये x निकालना हो, ये वैल्यू मुझे नहीं पता हो, ठीक,
ये वाली वैल्यू मुझे पता हो, ये निकाल ली हो, उस केस में अगर ये ऑर्डर आपका गड़बड़ हुआ ना तो आप आंसर जो है कुछ का कुछ निकाल लोगे, ठीक है। और हो सकता है कि ऑप्शन में दिख ही जाए वो आंसर, ठीक। चलिए, तो बस ध्यान ये रखना है कि अगर आप इस तरह से घटाना शुरू करते हो तो फिर आपको भाई ये जो वैल्यू होती है ना, ये बिल्कुल मिडल वैल्यू होती है, ठीक है। बिल्कुल मिड वैल्यू होती है, मतलब बिल्कुल मिड वैल्यू तो नहीं होती, लेकिन ये है कि इसके और इसके बीच में ही कोई एक नंबर होता है, ठीक है। तो अगर ये संख्या बड़ी है तो इसका मतलब ये जो नंबर होगा वो इससे तो छोटा होगा लेकिन इस वाले से बड़ा होगा। तो घटाओगे कैसे? अंतर जब भी निकालते हैं वो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या करके ही निकालते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां से भी दो तरीके चलते हैं, या तो आप वेटेड मीन लगा दो, क्या लगा दो? वेटेड मीन वाला तरीका लगा दो। वेटेड मीन क्या होता है कि भाई जो संख्या है और इनटू में जो नंबर है, मतलब जितना वेट है वो 52 गुणा 3 प्लस 48 गुणा 2 और बटे ये दोनों का योग यानी कि 5। ये वेटेड मीन है जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया था बिल्कुल बेसिक तरीके से, ठीक है। पर हम इसके थ्रू नहीं जाने वाले, इसको हटा देते हैं। चलो हम कैसे जाएंगे, हम ऐसे करेंगे। देखो, मैं कहता हूं कि जब भी अगर आपको बीच वाली वैल्यू निकालनी हो ना तो आप सबसे पहले क्या करा करोगे, इनका गैप चेक कर लिया करो। इनका गैप कितना है मेरे भाई? 4 है, क्योंकि 52 और 48 का गैप कितना है? 4 है, 4। अब वो जो 4 है उस 4 को इसमें 3 में और 2 में बांट दो, यानी कि 3 और 2 में अगर मैं बांटूंगा इसका मतलब 3 और 2 कितना है? 5। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी? मैंने 4 ले ली क्योंकि 4 को बांट रहा हूं इन 5 में। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 यूनिट हो जाएगा मेरे भाई 4/5, 4/5 यानी कि 0.8 हो जाएगा। 5 अट्ठे 40, 0.8 हो गया, ठीक है। चलो कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। तो अगर ये 1 यूनिट की वैल्यू 0.8 है तो मेरे भाई इस 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? तो आप कहोगे जी 1.6 होगी। और इस 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 8 3 24, 2.4 होगी। यहां तक किसी भी भाई बहन को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? नहीं है। चलो, अब मैंने बताया कि ये जो नंबर होता है ना भाई इससे छोटा होगा, ठीक है, इस वाले से बड़ा होगा। तो चाहे आप 52 में से ये नंबर घटा दो तो ये मिल जाएगा, चाहे आप 48 में ये नंबर जोड़ दो तो ये नंबर मिल जाएगा, ठीक। तो तरीका जो आपको ठीक लगे भाई, 52 में से 1.6 घटाओगे तब भी 50.4 आएगा, चाहे आप 48 में 2.4 जोड़ोगे तब भी आपका 50.4 ही आएगा। तो ये भी एक इस सवाल को करने का तरीका हो सकता है, ठीक है। चलिए, आई होप आपको तीनों तरीके समझ में आ गए होंगे। हम अगले सवाल पे आते हैं, ठीक है। आगे के सवालों में इतना टाइम नहीं लेंगे, हम थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, कहता है जी एक निश्चित राशि के लिए 5 वर्ष बाद 12% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर प्राप्त ब्याज जो है वो 7440 रुपए है। निवेश की गई राशि रुपए में ज्ञात कीजिए, ठीक है। आप मुझे बताओ, जब भी सिंपल इंटरेस्ट का केस होता है तो भाई हमें पता है कि 12% ब्याज दर का मतलब एक साल में 100 रुपए पर 12 रुपए का ब्याज मिल जाएगा, ठीक है। प्रिंसिपल अगर 100 रुपए है तो मैंने कहा कि 5 साल के बाद कितना होगा भाई? क्योंकि एसआई में तो जितना इंटरेस्ट पहले साल है उतना ही दूसरे साल है उतना ही तीसरे साल है, ठीक है। तो 5 सालों में कितना ब्याज मिल जाएगा भाई? 60% ब्याज मिल जाएगा, ठीक है। 60% ब्याज मिल गया, जिसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी सवाल ने दे रखी है कि 7440 है। आपको 100% निकालना है क्योंकि प्रिंसिपल जो होता है वो हमेशा 100% ही होता है और हमसे प्रिंसिपल ही पूछा है, ठीक है। तो बहुत आसान है यार, 0 से 0 काट देते हैं, 6 से पहाड़ा पढ़ दो, यानी कि 6 एकन 6 कितना? 1, 14 हो गया, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, यानी कि 1% की वैल्यू कितनी हो गई? 12,400, सॉरी 124, ठीक है। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12,400। और यही इस सवाल का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन, बी ऑप्शन, ठीक है। बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर होगा, ठीक। चलो फिर आगे आ जाते हैं। हाँ, ये थोड़ा अच्छा सवाल है ना। देखो यार, कर तो लेंगे, खैर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि आप इसको रोक के अपना दिमाग लगाना, ठीक है। आप लोगों ने क्या नया तरीका निकाला वो थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा, बाकी जो तरीका मैं सिखाऊंगा आप सीख ही जाओगे, ठीक है। इसमें मैं 2 तरीके आपको बताऊंगा। छूट प्रतिशत और मार्कअप प्रतिशत का अनुपात हमें 1 और 3 दे रखा है, ठीक है। यहां लिख लिया हमने, है ना। छूट को हम डिस्काउंट लिख देते हैं, डिस्काउंट परसेंट रेशियो, मार्कअप परसेंट कितना दे रखा है मेरे भाई? 1/3,
ठीक, कोई दिक्कत है नहीं, बस आपको ध्यान से समझना है, ठीक है, क्योंकि अगर आप समझ गए ना तो फिर आप जीत गए। चलो, उसने कहा है कि आगे लाभ प्रतिशत और छूट प्रतिशत का भी रेशियो दे रखा है, यानी कि प्रॉफिट परसेंट रेशियो, डिस्काउंट परसेंट भी हमें कितना दे रखा है, 7:5 दे रखा है, ठीक है। तो एक तरीका तो यह है कि आप जो है तीनों का एक फाइनल रेशियो निकाल लो। अगर आपने रेशियो पढ़ा होगा तो भाई डिस्काउंट यहाँ 5 है, डिस्काउंट यहाँ 1 है, तो बराबर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी 5 कर लो, तो ये कितना हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 5×3=15। यानी कि आपने डायरेक्ट एक रेशियो निकाल दिया, क्या, किसका, डिस्काउंट परसेंट, मार्कअप परसेंट और प्रॉफिट परसेंट का आपने डायरेक्ट एक रेशियो ले लिया, क्या, डिस्काउंट का 5, मार्कअप का 15, ठीक, और प्रॉफिट परसेंट का 7। आप चाहो तो इसमें अलग अलग करके एक्स में मान के भी कर सकते हो, कोई दिक्कत है? आप कहोगे जी नहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं, तो मैंने बोल दिया यार मैं एक्स में ही निकाल लेता हूं। तो डिस्काउंट परसेंट मैंने, ये परसेंट में है, ध्यान रखना, तो ये मैंने 5x बोल दिया, ये मैंने 15x बोल दिया और ये मैंने 7x बोल दिया, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? आप कहोगे नहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सिंपल ही, अभी तक तो हमने रेशियो से ही कहा है। अब आप इधर आ जाओ, देखो क्या करते हैं, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि भाई CP/MP जो होता है वो क्या होता है, क्या होता है बताओ, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बटे बटे सॉरी बटे नहीं, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, यही होता है, पढ़ा होगा आपने, ठीक है, हर बच्चे ने पढ़ा होता है। अब देखो यार, जो MP है उसने सवाल ने यही बोल रखा है कि MP जो है हमने 15x% बढ़ा के लिखा है। मैंने मान लिया है कि CP मेरे पास 100 है, ठीक, CP मैंने कितना मान लिया, 100, तो अगर CP 100 है तो MP मेरे पास 100 प्लस 15x हो जाएगा, क्योंकि ये सब परसेंट में चल रहा है, तो कितना हो जाएगा जी, 15x हो जाएगा। आपने कहा हाँ जी कोई दिक्कत नहीं, ठीक, ओके, बराबर ये कितना हो जाएगा भाई, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट कितना था मेरे पास, 5x है, आपने कहा कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 100 माइनस 7x, आप यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तब जाके ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ओके, पर कोई नहीं, कर ही लेते ना, इसमें कितना ही टाइम लगेगा, आगे आ जाओ। नया पेज ले लेते हैं, क्या क्या था, 100 ऐसा कुछ नहीं है, मैं इसका शॉर्ट तरीका भी बताऊंगा, ठीक है, बराबर 100 माइनस 5x, 100 माइनस सॉरी 100 प्लस 7x, ठीक, माइनस तो नहीं था प्लस ही था, एक बार देख लेते हैं ना पिछली वाली स्लाइड पे, प्लस है यार ये, फिर गलती कर देते हैं हम कैलकुलेशन में, प्लस होता है ये, ठीक है, चलो आ जाओ, तो क्या करें, इसकी गुणा इधर कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, या 5 से हम थोड़ा हल्का फुल्का काट लेंगे, इसको काट देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 20 और नीचे कितना 20 प्लस कितना 3x बराबर 20 माइनस x और नीचे नहीं, वो कैसे कट जाएगा, वो तो कटेगा ही नहीं, तो इसको तो आप ऐसे ही रखो, 100 माइनस 5x और नीचे 100 प्लस 7x, ठीक है, चलो गुणा कर दो, तो कितना हो जाएगा ये 2000 प्लस 140x बराबर 2000 ये वाला, फिर अब 20 की इसमें करोगे तो माइनस का कितना हो जाएगा 100x, 3 की इसमें करोगे तो 300 और 3 की 15 में करोगे तो 15x², ठीक है। आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है, देखो कैलकुलेशन आसानी है, ऐसा कुछ नहीं है, 2000 से 2000, 140x इधर, ये इधर जाएगा, ठीक है, 100x और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 200x सॉरी प्लस का 200x हो जाएगा ना, वो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा कितना, लेकिन हमने इसको, अच्छा ये स्क्वायर था ना, हाँ ठीक है, क्योंकि गुणा होगी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ प्लस का 200x इधर आएगा तो माइनस का कितना बचेगा 60x, यहाँ कितना है माइनस का 15x², तो 15 चौक 60, ठीक है, और x से ये काट दिया, मतलब x मेरे पास कितना आ गया 4 आ गया, ठीक, कोई दिक्कत है?
थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा हो गई है, ठीक है, क्योंकि भाई सवाल अच्छा है। मैं इसका एक शॉर्ट तरीका भी बताऊंगा आपको, पर उससे पहले आपको ऐसे करना ही पड़ेगा, ठीक है। और ये उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल बेसिक से समझते हैं, ठीक है। चलो तो एक बार मैं इधर रेशियो लिख लेता हूँ। क्या क्या रेशियो थे भाई? डिस्काउंट परसेंट था, फिर मार्कअप परसेंट था, और फिर क्या था? प्रॉफिट परसेंट। अब अगर x की वैल्यू 4 आ गई तो रेशियो में कितने कितने थे? ये 5x था, ये 15x था, और ये 7x है, ठीक है। तो अब ये x की वैल्यू 4 लगा दो, यानी डिस्काउंट कितने का? 20% का हो गया, है ना। डिस्काउंट कितने का हो गया? 20% का हो गया। और ये कितना हो गया? एमपी 15 पंजे 75% हो गया। और ये कितना हो गया? प्रॉफिट 7 चौ 28% हो गया। कोई दिक्कत नहीं। चलो आ जाओ। अब जब तो और आसान है, सीपी आप लोगों को पता था, ठीक है। तो आप जब एसपी निकालते हो तो मेरे भाई क्या होता है? सीपी गुणा जो भी प्रॉफिट परसेंट है वो आप लगा दो, यानी कि 128% आपको लगा देना है। तो सीपी मेरे पास कितना था? 5500, उसका 128 और बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 55 अट्ठे गुणा करनी है। तो एक बार ऑप्शन पर नजर मार लें क्या? लास्ट में तो यार सबका जीरो आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कर लेते हैं एक बार, पूरी गुणा ही कर देते हैं। तो हम सबसे पहले 5 की गुणा कर देंगे, तो यहाँ 11 रख देते हैं। 5 की गुणा करोगे 5 अट्ठे 40 का जीरो, हासिल 4, 5 दूनी 10, 4 14, 5 एकन 5 और 1 6, यही होगा। अब 11 की गुणा करना तो और आसान होता है, डिजिट का सम आप राइट साइड से करना शुरू कर दो। भाई जीरो का जीरो लिख दिया, यहाँ लिख देते हैं, जीरो लिख दिया। जीरो में 4 जोड़ा तो कितना हो गया? 4। 6 में 4 जोड़ा 10, ठीक है, मतलब 6 4 10 का जीरो, और 7 6 हो गया, एक हासिल का था वो 7 कर दिया, यानी कि 7040 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को कह रहे होंगे कि तरीके तो छोटे सिखाने थे, आप तो बड़े बड़े तरीके बताने लग गए, ठीक है। चलो कोई नहीं, घबराना नहीं है, हर एक चीज का इलाज है, ठीक है। आ जाओ। देखो, इतना कुछ नहीं करना था, है ना। कैसे करना है? पेपर वाली अप्रोच क्या हैगी वो अब बताते हैं। सबसे पहली चीज आपको ध्यान ये रखना है कि मुझसे पूछा क्या है? मुझसे पूछा है एसपी। क्या पूछा है? विक्रय मूल्य, ठीक है। और सीपी मुझे पहले से पता है, तो आपको मैंने अभी एक चीज बताई थी कि जो एसपी निकलेगा वो भाई सीपी का प्रॉफिट परसेंट निकलेगा ही निकलेगा, मतलब जितना उसमें 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? सारी जो जिद्दोजहद हमने करी थी वो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए करी थी। मैं कहता हूं कि इतना करना ही क्यों? ठीक, इतना करना ही क्यों? सिर्फ इतना समझो कि सीपी अगर मेरे पास 5500 है, ठीक है, बाकी ये वैल्यू कुछ भी है मुझे नहीं मतलब। मैंने ये देखा कि 5500 किससे कट जाता है? आप कहोगे 5511 से तो कटेगा ही कटेगा, ठीक है। किससे कटेगा भाई? 11 से ये नंबर कटेगा कटेगा। अब 11 चूंकि एक प्राइम नंबर है, ठीक है, आगे कहीं भी कोई नंबर हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि 11 तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। आ जाओ यहाँ चेक कर लेते हैं 11 का मल्टीपल, आसान है। तो 11 का मल्टीपल क्या कहता है? 11 की डिविजिबिलिटी ये कहती है कि अल्टरनेट डिजिट का आप जो सम करके फिर उसका डिफरेंस निकाल लेते हैं, अगर वो नंबर 11 से कट गया तो संख्या पूरी 11 से कट जाएगी, अदरवाइज नहीं कटेगी। नहीं मेरी बात समझ में आई होगी, कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ समझा देता हूँ आसान भाषा में। जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये नंबर लिख दिया। अल्टरनेट डिजिट वाली बात क्या थी कि आपको दाईं तरफ से पेयर बनाने, ऐसे करके, ठीक है, कहीं से भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये सॉरी, ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है। फिर ये अल्टरनेट डिजिट हो गए, यानी कि 8 और 6 14, 14 और 4 18, 18 और 2 20, ठीक है। यहां पे मैंने 20 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहां से कर लो, 7 और 5 12, 12 और 3 15, 15 और 1 16। फिर इन दोनों का भी गैप चेक कर लो, 4 आ गया। अगर इन दोनों का अंतर या तो 0 आता या फिर 11 का कोई मल्टीपल आता, तब वो संख्या 11 से कटती, ठीक है। चलिए जब 11 की डिविजिबिलिटी आगे पढ़ाएंगे तब और अच्छे से इस बात को समझाएंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही काफी है, ठीक।
चलो देखो, तो अब क्या करते हैं, 11 का मल्टीपल चेक कर लेते हैं भाई। अल्टरनेट डिजिट चेक करने, तो 8 और 0 8 हो गया, 3 और 0 3 हो गया, यानी कि 8 और 3 का गैप कितना आया, आप कहोगे 5। क्या 5 11 से कट जाता है, आप कहोगे नहीं कटता है, तो ये नंबर 11 से नहीं कटेगा। ठीक है, चलो बी ऑप्शन पे आ जाओ। 6 और 0 6 हो गया, 5 और 0 5 हो गया, 6 और 5 का गैप 1 आएगा, 11 से तब भी नहीं कटेगा, यानी कि ये ऑप्शन भी नहीं कटेगा। चलो इधर आ जाओ, 7 और 4 11, 0 और 0 0, यानी कि 11 में से 0 घटाया 11 आ गया। मैंने बताया था अभी कि या तो वो गैप 0 आए या फिर 11 आ जाए, तो वो संख्या 11 से कट जाती है, मतलब कि सी ऑप्शन 11 से कट सकता है। ठीक है, मतलब कटेगा ही कटेगा, पर ये ऑप्शन हमारा आंसर हो सकता है। इधर आ जाओ, 7 और 3 10, 4 और 0 0। ठीक है, तो 10 में 0 जोड़ो या घटाओ, ठीक है, किसी भी कीमत पे 0 या 11 नहीं आएगा, 10 ही आएगा, तो ये ऑप्शन भी इस सवाल का आंसर नहीं होगा। इसका मतलब आप ऑप्शन के थ्रू इस सवाल को 1 सेकंड में या 10-20 सेकंड में कर सकते थे। ठीक है, प्रैक्टिकली बात तो यही है कि 10-20 सेकंड में, क्योंकि 10-1 सेकंड तो पढ़ने में भी लग जाएंगे ना। ठीक है, चलो एक तरीका इसका मैं आपको और समझा देता हूं, आपने शायद, वो नई चीज ही होगी आपके लिए। ठीक है, देखो यार, एक कॉन्सेप्ट होता है, वो मुझे समझाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। इसमें ना एक कॉन्सेप्ट लगता है मेरे भाई, वो थोड़ा सा मैं इधर समझा देता हूँ, आराम से आप जो है एक एक चीज समझ के चलो, है ना, क्योंकि जल्दीबाजी तो कुछ है नहीं, पेपर क्लियर करके आना है ना, तो आपको सब कुछ सीख के जाना पड़ेगा। ठीक है, आप मेरे पे भरोसा रखिए, जो चीज़ें सिखाऊंगा वो कारगर ही होंगी। ठीक है, क्योंकि भाई मैं खुद भी तमाम सारे मॉक लगाता रहता हूँ, ठीक है, बनाते रहते हैं मॉक, तो थोड़ा सा आइडिया है उन चीज़ों का। ठीक है, चलो आ जाओ। देखो यार, एक कॉन्सेप्ट होता है, और वो कॉन्सेप्ट क्या होता है मैं आपको आसान भाषा में सबसे पहले समझाऊं, तो मेरे भाई मार्कअप का एक मार्कअप वैल्यू होती है। ठीक है, आपने सीपी से कितना बढ़ा के लिख दिया, ठीक, मार्कअप परसेंट। एक होता है डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, अगर यह वैल्यू बढ़ा के लिख रहे हो तो प्लस लिखोगे, ये घटा रहे हो, डिस्काउंट मतलब माइनस करते हैं, घटाते हैं किसी चीज़ पे, छूट देते हैं तो कमी तो करते हैं, वो माइनस में लिख लेते हैं। तो जब भी आप इन दोनों का सक्सेसिव लगाते हो, क्या लगाते हो, मेरी बात ध्यान रखना, जब भी आप इन दोनों में सक्सेसिव लगाते हो, एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, ठीक, तो जो आउटपुट निकलता है ना हमारा, जो हमारा आउटपुट निकलता है, वो हमेशा या तो प्रॉफिट परसेंट में निकलेगा या फिर लॉस परसेंट में निकलेगा। ठीक है, ध्यान रखनी ये वाली बात। ठीक, जब भी मार्कअप परसेंट और डिस्काउंट परसेंट में आप सक्सेसिव लगाओगे, तो हमेशा और हमेशा जो आउटपुट निकलेगा वो या तो प्रॉफिट परसेंट निकलेगा या लॉस परसेंट निकलेगा। आप कहोगे आपकी बात कैसे मान लें, कोई बात नहीं है, मत मानो, मैं तो करके बताऊंगा यहाँ पर। ठीक है, देखो यार, क्या होता है असल में चीज़, प्रैक्टिकली समझते हैं, है ना, कोई हवाबाजी नहीं, कुछ नहीं। देखो, मैंने कहा कि मेरे पास एक सीपी है, ठीक है, जो 100 रुपये का है। ठीक, मैंने इसको एक वैल्यू बढ़ा दी, ठीक है, मैंने इस पे मान लिया 100% बढ़ा दिया। ठीक है, 100% वैल्यू बढ़ा के मैंने मार्कअप कर दिया इसका, कितना मैंने कर दिया जी, 200 रुपये, क्योंकि 100 रुपये का 100% 100 ही होगा, बढ़ा दिया आपने, 200 हो गया, कोई दिक्कत। मैंने कहा कि यहाँ पर मैं एक प्रॉफिट लेकर के, ठीक है, मैं यहाँ पर एक 20% का प्रॉफिट ले रहा हूँ, और इसमें एक एसपी बना दिया मैंने, जो 120 रुपये हो जाएगा। 100 रुपये की चीज 20% का लाभ लेके 120 में बेच दी। अब अगर मैं आपसे कहूं कि डिस्काउंट निकालना, तो भाई 200 रुपये की चीज थी, बेच रहे हो आप 120 में, यानी कितने का डिस्काउंट दे रहे हो आप, 80 का, 80 का डिस्काउंट दे रहे हो। परसेंट में पूछूंगा तो आप बताओगे कि 80 का जो डिस्काउंट है वो कितने पर है, 200 पर है, तो 100 पर कितने का होगा, 40 का होगा, आधे तो कर देंगे। यानी कि आपने यहां से डायरेक्ट डिस्काउंट परसेंट निकाल दिया, और वो कितना आ गया, वो 40% आ गया। ठीक है, 40% आ गया। मेरे पास प्रॉफिट 20% था, ठीक है, ये प्रॉफिट है, कितना है, 20% है, डिस्काउंट मेरे पास 40% है, मार्कअप मेरे पास 100% था, ये एमपी बना दिया, ये मैंने मार्कअप कर दिया ना। ठीक है, चलो आ जाओ, अब समझते क्या है कि जो मैंने आपको बात बताई थी उसमें लगाते हैं, कि किस किस में लगाना है मुझे, मार्कअप में और डिस्काउंट में सक्सेसिव लगाता हूं। देखो 100% की चीज आप फ्रैक्शन वैल्यू से भी समझ लो, मैं दो तरीके से बताता हूं, एक फॉर्मूला भी होता है, ठीक है, सक्सेसिव का, कि क्या होता है, प्लस का एक्स प्लस का वाई
प्लस एक्स इंटू वाई बटे 100। ठीक है, परसेंट में आती है वैल्यू। ठीक है, जब भी आपको दो चीजें दे रखी हूं, अगर ज्यादा होगी मतलब प्लस वाली चीज होगी तो प्लस के साथ लगा दोगे, माइनस वाली होगी तो माइनस के साथ लगा दोगे। ये सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है। ठीक है, जिन बच्चों ने पढ़ा होगा उनको पता होगा। चलो इसी फॉर्मूले में आप फिट करो। मार्कअप हमारे पास प्लस में होता है तो प्लस में कितना है, 100% लगा दिया, कोई दिक्कत। डिस्काउंट आप माइनस में दे रहे थे तो माइनस का 40% कर दोगे। फिर माइनस, क्योंकि माइनस इसलिए आएगा, एक वैल्यू प्लस की एक वैल्यू माइनस की, तो माइनस ही लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि गुणा कर रहे हैं ना आप, तो एक प्लस है एक माइनस है, तो ओवरऑल क्या आएगा, माइनस ही आएगा बाहर, तो वो लगा दिया हमने। हमारे पास मार्कअप 100 है, हमारे पास डिस्काउंट 40 है, और नीचे कितना है 100, ये भी परसेंट है। तो आपने देखा कि 100 से 100 कट गया, ये वाला 40 और ये वाला 40, 80 हो गया। 100 में से अगर 80 घटेगा तो जो क्या आएगी हमारे पास वैल्यू, 20% आएगी। यानी कि ये 20% क्या है, ये 20% यही तो है। तो इसीलिए तो मैंने बोला था कि जब भी आप मार्कअप और डिस्काउंट पे सक्सेसिव लगाओगे तो आपका फाइनल आउटपुट जो है वो प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट आएगा। आप कहोगे लॉस परसेंट तो नहीं आया, लॉस परसेंट उस केस में आएगा जिस केस में आपका डिस्काउंट ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने डिस्काउंट या 60% दिया होता तो भाई 60 ही होता, 60 ही होता, 120, यानी कि ये वैल्यू माइनस की आती, उस केस में लॉस हो जाता। ठीक है, चलिए, आई होप आप मेरी बात अच्छे से समझ गए होगे। तो अगर मेरी बात समझ ही गए हो तो फिर कुछ है ही नहीं, अब कर लेते हैं आगे, है ना। चलो आ जाओ फिर। तो अब इस सवाल को करना आसान रहेगा। देखो, यानी कि आपने एक चीज समझ गए कि भाई हमारे पास क्या है, डिस्काउंट परसेंट और मार्कअप परसेंट जो है वो 1:3 है। ठीक है मेरे बच्चों, पेशेंस बना के रखना। ठीक है, अगर पेशेंस ना हो तो आप वीडियो की स्पीड बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास किसका, प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट का जो रेशियो है वो कितना है, 7 और 5 है। तो आपने कहा कि डिस्काउंट वहां पे 1 है ना, इसको आप एक्स में कर सकते हो। आपने कहा जी कोई दिक्कत नहीं, 7x और 5x कर दिया। तो अगर डिस्काउंट मेरे पास 5x है, डिस्काउंट मेरे पास कितना है 5x, तो फिर ये कितना हो जाएगा, मार्कअप 15x हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे सक्सेसिव लगाना है। ठीक है, यहाँ यहीं पे लिख देता हूं मैं, अगर प्रॉफिट भी लेना हो तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा मेरे भाई, प्रॉफिट आ जाएगा हमारे पास कितना, 7x। यहां से ये वैल्यू मैंने हटा दी। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। देखो यार, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है, आप कहोगे नहीं, चलो आ जाओ फिर। अब लगाते हैं सक्सेसिव, किस किस में, मार्कअप में और डिस्काउंट में। तो मेरे भाई वैल्यू आप लगाओ 15x प्लस का, ये माइनस में तो माइनस का 5x, फिर माइनस करना है 15x इंटू 5x बटे 100, और बराबर कितना आना चाहिए, प्रॉफिट यानी कि 7x आना चाहिए। परसेंट में आएगा, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, मैं फिर अपनी बात कह रहा हूं, ये सब कुछ परसेंट में चलता है। ठीक है, कभी आप रियल वैल्यू लेके चल लो। तो ये कितना हो गया मेरे भाई, 10x, 10 उधर से -7 आएगा तो कितना हो जाएगा 3x, ये वैल्यू माइनस की उधर भेज दो, कितना हो गया 15×5 = 75, 75/100 यानी कि 3/4 एक्स स्क्वायर। तो आपने देखा 3 से 3 कटेगा, x से x कटेगा, तो x का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब x अगर 4 आ गया, x अगर 4 आ गया तो ये कितना हो गया, ये 28% हो गया, ये कितना हो गया 60% हो गया, ये कितना हो गया 20% हो गया। ठीक है, अब आप कर लो। एसपी पूछा था मुझे, प्रॉफिट परसेंट भी पता है, तो 5500 का 128% अगर मैं कैलकुलेट कर दूंगा तो मेरे भाई 7040 आएगा। ठीक है, एक ये तरीका भी इसका था। ठीक, कोई दिक्कत, आप कहोगे नहीं। चलो आगे आ जाते हैं। हाँ, इसको करते हैं।
देखो थोड़ी सी स्पीड पकड़ते हैं यार, है ना। कहता है कि दो पंखों का क्रय मूल्य समान है, एक पंखा 20% की हानि पर बेचा जाता है और दूसरा पंखा 60% की हानि पर बेचा जाता है, समग्र हानि प्रतिशत क्या होगा। देखो जब भी ऐसा सवाल सामने आएगा आपको क्या करना है, एकदम चौकस हो जाना है कि जो वैल्यू सेम दे रखी है ना, बस आप उस पर नजर मार लेना कि वो क्या है, जो समान है वो क्या है। अगर मेरे बच्चों वो सीपी है, क्रय मूल्य है, तो फिर आप डायरेक्ट इसका गैप लगा दो, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट इसका गैप। लेकिन अगर ये एसपी है तो फिर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, और कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा वो मैं आपको यहां समझाता हूं। देखो ये मेरे पास सीपी है और ये मेरे पास एसपी है, कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। भाई 20% की हानि, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू बहुत बच्चों को पता होगी, 1/5 होती है। ठीक है, और 60% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है जी, 3/5, है ना। जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो एक्चुअल वैल्यू होती है, और जो ऊपर वाली, सॉरी, नीचे वाली टोटल वैल्यू होती है, ऊपर वाली जो एक्चुअल वैल्यू होती है। ठीक है, यानी कि ऐसे समझो इस बात को कि अगर 20% की हानि थी, यानी कि 5 की चीज 1 रुपए की हानि करके उसने 4 में बेच दी, कोई दिक्कत। अगला केस जो है कि दूसरे पंखे को 60% की हानि पर बेच दिया, यानी कि 5 रुपए की चीज उसने 3 कम करके 2 पे बेच दी। ठीक है, टोटल एसपी कैलकुलेट कर लो, क्योंकि सीपी तो सेम ही हो गया दोनों केस में, लिखा भी है उसने सीपी सेम है। तो भाई 5 और 5 10, यानी कि दोनों का सीपी 10 हो गया, 4 और 2 6, दोनों का एसपी 6 हो गया। कितना कम कर दिया आपने, -4। अब 4 की कमी 10 पर, तो 100 पर कितने की कमी हो जाती, 40 की, और वही हमारा आंसर हो जाता। ठीक है, मौखिक, कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। चलो इसको करते हैं। ठीक है, देखो यार अच्छा सवाल है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे सामने लिखा है 180 है, और शंकु की त्रिज्या जो है वो 6 है, शंकु का आयतन पूछा है। ठीक है, गधों वाली मेहनत नहीं करनी है। अब मैं आपको डायरेक्ट सिखाता हूँ कि जब अगर हमसे आयतन पूछा है ना, तो आयतन मेरे भाई क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है शंकु का आयतन। ठीक है, जिन बच्चों को नहीं पता है भाई वो याद करते चलना। ठीक है ना, कोई और ऑप्शन तो आपके सामने है नहीं बिना याद करे। पाई की वैल्यू यहां पर थोड़ा सा और ध्यान देना था, एग्जैक्ट ले रखी है 3। ठीक है, तो भाई यहाँ 3 लगाओगे, 3 से 3 कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आर मेरे पास कितना है, 6 है, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 36 हो जाएगा। 36 को आप क्या लिख सकते हो, 9 × 4। ये मैं बिना सॉल्व करे करने का तरीका बता रहा हूं। यानी कि अगर ये 9 × 4 है और ऊपर ही वैल्यू लिखी है, इसका मतलब जो मेरा आंसर होगा वो 9 का भी मल्टीपल होगा, वो 4 का भी मल्टीपल होगा। चेक कर लेते हैं, 4 का मल्टीपल चेक कर लेते हैं ना। तो 4 का मल्टीपल चेक करने का क्या मतलब होता है भाई, लास्ट किसी भी संख्या के लास्ट के 2 अंक अगर उस 4 से कट गए तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। ठीक है, ये आप नोट कर लेना कहीं पर, जो मैं बोलता हूँ ना एक्स्ट्रा चीजें काम की, वो आप नोट कर लिया करो। यानी कि 4 से कटने का नंबर क्या होगा, 4 से कटने का रूल क्या होगा कि किसी संख्या के अगर आखिरी के 2 अंक 4 से कट गए तो वो संख्या पूरी की पूरी 4 से कट जाएगी। आखिरी के 2 अंक 4 से कटने का मतलब कि वो संख्या इवन भी होनी चाहिए। ठीक है, तो भाई ये संख्या तो ऑड है, नहीं कटेगी, कोई दिक्कत नहीं। ये भी ऑड है, ऑड का मतलब विषम संख्या है ना, लास्ट में 5 है ना, तो विषम संख्या हो गई, ये भी विषम हो गई, तो नहीं कटेगा। अब हमारे पास रहेगा ये 2 नंबर। आप मुझे बताओ, क्या लास्ट में यहाँ पे 0 2 लिखा है, 2 संख्या, तो 4 के पहाड़े में क्या 0 2 आता है? आप कहोगे नहीं आता है, मेरे भाई ये भी नहीं कटेगा। एक ही हमारा इस सवाल का आंसर है। आप चाहो 9 का मल्टीपल चेक कर लो, 9 का चेक करोगे तो यहीं से कर लेते हैं। देखो 6 और 2 8, 9 का मल्टीपल कैसे चेक करते हैं भाई, डिजिट का सम जो है अगर वो 9 से कट गया तो संख्या भी 9 से कट जाएगी। ठीक है, तो 6 और 2 8, 8 और 5 13, 9 से नहीं कटेगा, है ना। इनको चेक कर लो, 2 और 5 7, 7 और 5 12, 9 से नहीं कटेगा। 3 और 2 5, 9 से नहीं कटेगा। 8 और 8 16 और 2 18, 9 से कट जाएगा, तो वो भी एक केस इसका हो सकता है। ठीक है, चलो डिटेल कर लें इसका। छोड़ो ना, डिटेल क्यों ही करना, डिटेल करोगे आप सीधे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा भाई। यहां से मुझे वक्रपृष्ठीय क्षेत्र, चलो ठीक है मैं 1 मिनट लगेगा करके बता ही देता हूँ। ठीक है, पूरा सॉल्व नहीं करूंगा पर कैलकुलेशन आप कर लेना। ठीक, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का पाई आर एल होता है, जो मुझे 180 दे रखा है, कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। रेडियस हमें पाई की वैल्यू 3 है, रेडियस हमें 6 पता है, यहां से एल निकाल लोगे। एल क्या होता है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, है ना, स्लैंट हाइट 180 है, यानी कि यहां से एल आपने निकाल दिया, 6 3 18, यानी कि 10 आ गया। एल अगर 10 है, आर अगर मेरे पास 6 है,
तो आपको पता होगा कि शंकु के केस में जो एल, आर और एच होते हैं ना, ये तीनों ट्रिपलेट बनाते हैं। तो मुझे दो संख्याएं पता चल गई, 10 और 6, यानी कि एच जो होगा वो हर हाल में 8 होगा। आप कहोगे कैसे निकाला होगा, तो मेरे भाई फॉर्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम से आप लगा लेते हो कि जो एल स्क्वायर होता है वो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। आप यहाँ पे 10 का स्क्वायर 100 लगाओगे, 6 का स्क्वायर 36, इधर ला के माइनस करोगे 64 बचेगा। 64 एच स्क्वायर के बराबर होगा, तो एच कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, वो आप निकाल सकते हो। ठीक है, एच हमारे पास 8 आ गया, यहां पर गुणा कर दो, 36 हमारे पास ये हो ही गया, तो ये कितना हो जाएगा, 36 गुणा में 8, 8 छंग 48, यूनिट डिजिट से भी जाओगे तब भी एक ऑप्शन आएगा, चाहे आप पूरा पहाड़ा पढ़ लो। ठीक है, ये इसका डिटेल तरीका हो जाएगा। ठीक, चलो आ जाओ इस क्वेश्चन पे। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। ऐसे सवालों को कैसे करना होता है मेरे दोस्तों, ऐसे सवालों को करने का एक ही तरीका है कि आप ऑप्शन के थ्रू जाओ। ठीक, ऑप्शन के थ्रू कैसे, देखो कुछ ना कुछ हिंट छिपी होती है। दो संख्याओं के बीच का अंतर 5 है, यदि छोटी संख्या में से 25 घटा दिया जाए और बड़ी संख्या में 20 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 1 और 2 हो जाता है। यानी कि मैं दो नंबर को ऐसे चूज करूंगा और ये जो सिचुएशन दे रखी है ये उसमें फिट करूंगा, अगर वो रेशियो ये बैठता है तो मेरा आंसर वही हो जाएगा। अब मुझसे पूछा क्या है, मुझसे पूछी है बड़ी संख्या। बड़ी संख्या का मतलब जो ऑप्शन ये लिखे हैं ये सब बड़ी संख्या का ही होगा, है ना, बड़ी संख्या ही होगी। अगर बड़ी संख्या ये है, भाई बड़ी संख्या कितनी है, अगर मेरे पास, मैंने ऑप्शन एक ही मान लेते हैं, पहले वाले ऑप्शन से चलते हैं, तो अगर बड़ी संख्या 80 है, ठीक है, ये मान लिया बड़ी है, तो मेरे भाई छोटी कितनी हो जाएगी फिर, क्योंकि अंतर कितने का है, 5 का, तो छोटी 75 हो जाएगी। कोई दिक्कत आपको भी नहीं, है ना, ऐसे कर लो ना। तो अगर 80 है, ठीक है, तो मेरे भाई छोटी कितनी हो जाएगी, 75 हो जाएगी, और बड़ी तो ये है ही अपने आप में 80, है ना। अब देखो उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि अगर छोटी संख्या में 25 घटा दूं, अगर छोटी संख्या में से 25 घटाऊंगा, यानी कि 75 में से 25 घटाओ कितना बचेगा, 50, और बड़ी संख्या में 20 जोड़ दूं, यानी कि 80 में 20 जोड़ो कितना हो जाएगा, 100। और उस केस में रेशियो क्या हो जाता है, देखो छोटी की बात पहले लिखी है तो रेशियो भी छोटी वाली का पहले लिखा होगा, यानी कि उस केस में रेशियो 1:2 आ जाता है। क्या आ गया, आप कहोगे जी बिल्कुल आ गया। इसका मतलब मेरा आंसर बिना सोचे समझे मैं मार दूंगा ए ऑप्शन। आप किसी और दूसरे ऑप्शन में फिट करके देख लो, नहीं बात बैठेगी। कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप कहते हो तो। मान लिया कि आप ये 75 वाला ऑप्शन चेक करते हो, तो ये बड़ी संख्या है, ठीक है, ये बड़ी है, बी मतलब बड़ी। सी कितनी होगी, छोटी संख्या, भाई 70 होगी, क्योंकि 5 का गैप है ना, 5 का गैप है। अब इसमें से आपने 25 घटाया तो कितना बचेगा, 45, 45 बचेगा। इसमें आपने 20 जोड़ा तो कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा। किसी भी कीमत में 1:2 तो नहीं आएगा। ऐसे ही आप इसको भी चेक कर लेना, इसको भी चेक कर लेना, वैसे चेक करने की जरूरत है नहीं, ठीक है, डायरेक्ट ही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, अगर आपको इसको बेसिक से करना हो तो बेसिक से कर लेते हैं। देखो बेसिक से कैसे करोगे यार, वैसे बेसिक बेसिक तरीके के चक्कर में ज़्यादा पढ़ो मत, है ना। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा भरोसा लगे कि हाँ मतलब तरीके उल्टे सीधे नहीं है, कारगर है ना। देखो यार, दो संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, 5 है, तो मैंने कहा a माइनस बी, a माइनस बी जो है वो 5 है। a जो है मेरे भाई वो बड़ी संख्या है और b जो है मेरे भाई वो छोटी संख्या है। ठीक है, b और c से मैंने इसको बना दिया। ठीक, अब हमने कहा है कि छोटी संख्या में से 25 घटा दो, छोटी संख्या कौन सी है, b है, तो b में से 25 घटा दिया। बड़ी संख्या कौन सी है, a है, ठीक है, और a में आपने 20 जोड़ दिया, a में 20 जोड़ दिया, और उस केस में रेशियो 1:2 आ जाता है। यही तो सवाल ने बोला है। यहां तक तो आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अगर यहां तक बात क्लियर है तो अब भाई इक्वेशन सेट करनी है, कर लो यार। तो कितना हो जाएगा, ये 2b माइनस के 50 बराबर a प्लस 20, यानी कि यहां से 50 को उधर भेज देते हैं, तो ये 2b माइनस का a बराबर कितना हो जाएगा, 70। अब हमारे पास a माइनस बी और ले रखा था, वो कितना है, 5। तो अब दो इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 तरीके होते हैं, है ना भाई। वज्रगुणन विधि होती है, ठीक है, जिसको क्रॉस प्रोडक्ट मेथड बोलते हैं। एक प्रतिस्थापन विधि होती है जिसको रिप्लेसमेंट या सब्सटीट्यूशन मेथड बोलते हैं। और एक होती है हमारी कौन सी, विलोपन विधि, है ना, जिसको एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। ठीक,
तो भाई तीनों से किसी से भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो सीधे कहता हूँ कि आप जोड़ लो, ठीक है। जब आप जोड़ोगे, हम एलिमिनेट कर देते हैं, तो एलिमिनेट के केस में जब आप जोड़ते हो तो ये वैल्यू सेम ही है, कट जाएगी, है ना। 2b में से b जाएगा, यानी कि b बचेगा। ये कितना हो जाएगा, 75। यानी कि मुझे छोटी संख्या 75 मिल गई, बड़ी संख्या इससे 5 ज्यादा होगी, उस केस में 80 आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ। 2500 रुपए की राशि पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 100 रुपए है। साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों के लिए वार्षिक नाममात्र ब्याज की दर समान है, और चक्रवृद्धि ब्याज के मामले में ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। देखो आसान चीज है, मैं आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ कि अगर यहाँ पर कोई प्रिंसिपल लिखा है, ठीक है ना, तो इस पर आपने जैसे पहले साल ब्याज लगाया, ठीक, पहले साल आपने ब्याज लगाया R% की रेट से, आपने पहले साल R% की रेट से ब्याज लगाया, मान लिया कि वो ब्याज हमारे पास ये कुछ बना, है ना। फिर आपने अगले साल उस पर फिर से R% की रेट से ब्याज लगाया और ये कुछ ब्याज बन गया, ठीक है, कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। लेकिन जब आप CI कैलकुलेट करने लगते हो ना, तो आपको पहले साल के ब्याज पर भी ब्याज देना होता है, ठीक है। इसका मतलब कि इस ब्याज पर भी आपको कोई एक ब्याज देना पड़ेगा जो R% की रेट से होगा। यानी कि ये जो सेक्शन बनेगा, तो वो ये क्या होगा, आप समझो यहाँ पर, ये जो हम पहले साल अगर ब्याज लगाते हैं तो मेरे भाई वो ऐसा ही होता है। किसी भी प्रिंसिपल पर अगर आप किसी भी रेट से पहले साल ब्याज कैलकुलेट करते हो तो वो सिंपल इंटरेस्ट ही होता है, ठीक है। अगले साल आपने एक ही साल का कैलकुलेट किया, यानी कि ये भी सिंपल इंटरेस्ट होगा। लेकिन जैसे आपने सिंपल इंटरेस्ट पर भी अगर ब्याज लेके जोड़ दिया, तो मेरे भाई ये जो ब्याज बनेगा ना अगले साल के लिए, ये पूरा का पूरा ब्याज बन जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि CI, ठीक। अब अगर ये SI है, ये मतलब टोटल SI प्लस ब्याज हो गया, ठीक है, यानी कि CI हो गया। तो SI से SI यहां पर कट जाएगा, यानी कि ये जो वैल्यू बचेगी ना, ये कौन सा वाला हिस्सा, ये वाला, ये सिर्फ इतना हिस्सा, ये बनेगा CI माइनस SI, ठीक है। यानी कि 2 सालों के CI और SI का जो अंतर होता है वो ये वैल्यू बनती है। ये मैंने आपको क्यों समझाया, उसके समझाने का पीछे का रीजन कुछ नहीं था, आपको अभी समझ में आ जाएगा। देखो क्या था, क्यों समझाया था, देखो। यानी कि मैंने एक चीज कही कि मेरे पास प्रिंसिपल कितना है, 2500 है, 2500 रुपए का प्रिंसिपल है। मैंने कहा R% की रेट से हमने एक ब्याज लगाया, ठीक है, कुछ भी बना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। हमने कहा फिर से हमने ब्याज लगाया, कुछ बना हो नहीं फर्क पड़ता, लेकिन हमने फिर से R% की रेट से ब्याज लगा दिया, ठीक है। और अब जो ब्याज आया ना वो 100 रुपए आ गया। तो आपने एक चीज देखी होगी कि 2500 रुपए पर आपने R% का ब्याज लगाया, फिर से आपने उस ब्याज पर R% का ब्याज लगाया, तब जाके वो अंतर निकला। तो आप यहां पे डायरेक्ट नहीं कर सकते थे क्या, कि भाई 2500 रुपए पर मैंने R% की रेट से कुछ ब्याज लगाया, और फिर उस ब्याज पर भी R% की रेट से मैंने एक ब्याज लगा दिया, और उस हिसाब से जो ब्याज बनेगा ना वो CI और SI का अंतर बनेगा, यानी कि 100 रुपए बनेगा। बस अब यहां से आपको इसको सॉल्व कर लेना है। 2 जीरो से 2 जीरो, 25 से काट दिया 4, यानी कि R² कितना हो जाएगा, 400। R² 400 हो जाएगा, तो R मेरे भाई कितना हो जाएगा, 400 का वर्गमूल निकालना है, 20 आ जाएगा, है ना। वर्गमूल वगैरह आप याद करके चलिएगा, ठीक है। मतलब लगभग 50 तक के तो आपको स्क्वायर याद होने चाहिए और 30 तक के घन याद होने चाहिए, है ना, क्यूब। कोई दिक्कत है नहीं है। चलो समझ में तो आ ही गया वो सवाल, तो पूछने की जरूरत तो है नहीं आगे बढ़ने के लिए, है ना। चलो मेरे दोस्तों, अच्छा सवाल है। राजेंद्र अपनी कुल दूरी का आधा भाग तय करने के लिए अपनी कार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से चलाता है, और उसके बाद वह अपनी गति बढ़ाकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता है। वो अपनी यात्रा 7 घंटे में तय करता है। इस यात्रा में राजेंद्र की औसत गति क्या है। बहुत अच्छा सवाल है, अगर आप इसका लॉजिक पकड़ गए हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं समझा ही देता हूँ। देखो आपको एक चीज ध्यान देनी है कि राजेंद्र ने अपनी दूरी का कितना, आधा भाग, कितना भाग है मेरे भाई, आधा भाग, ठीक है। तो जब भी अगर ऐसा कोई केस होता है ना, एक केस आप समझते हो कि हमारे पास क्या है, ये एक पॉइंट था, यहां से यहां तक की कोई डिस्टेंस है, मान लिया ये A है और ये B है। मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, है ना। ये A है और ये B है। एक कोई भाई साहब है राजेंद्र, ठीक है, राजेंद्र नहीं है, आप कुछ और ले लो। वो यहां से जाते हैं, ठीक है, और फिर यहां से वापस आ जाते हैं। यहां से जाते हैं, मान लिया वो S1 की स्पीड से, वापस आते हैं तो S2 की स्पीड से आते हैं। और इस केस में जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है वो मेरे भाई क्या होता है, 2S1 इंटू S2 बटे में S1 प्लस S2,
ठीक है, बेसिक सा फॉर्मूला है, हर बच्चे ने पढ़ा होगा, है ना। कब होता है? जब डिस्टेंस बराबर हो। यहां पर भी वही केस है ना। बस कुछ नहीं करना है कि ये जो आधे इन्होंने जो दूरी बढ़ाई है, मतलब जो बाद में चाल इन्होंने बढ़ाई है, वो यहां से आगे की ओर बढ़ा दी, ठीक है। मतलब यहां तक की कोई दूरी थी, आधी दूरी ये है, आधी दूरी ये, यहां तक ये तय करते हैं कितने की स्पीड से, यहां तक ये चलते हैं 40 की स्पीड से, उसके आगे ये कितनी कर देते हैं, 60 की स्पीड कर देते हैं। तो कोई दिक्कत? आप कहोगे नहीं, हम तो डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे। डायरेक्ट फार्मूला कैसे? कि एवरेज स्पीड पूछी है, यानी कि 2 40 और इंटू कितना 60%। क्यों लिख दिया? वो स्पीड है ना, परसेंट क्यों? परसेंट थोड़ी चल रहा है ये, है ना। चलो, और नीचे कितना 40 और 60 यानी कि 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 चौक 8, 8 छंग 48। डायरेक्ट इस सवाल का आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब डायरेक्ट इस सवाल का आंसर निकाल सकते थे, बस क्योंकि इन्होंने हिंट के तौर पे दे रखा था कि आधा भाग है, ठीक है। अगर आप कहो इसको डिटेल करना है तो यार मैं डिटेल समझा तो देता हूँ, लेकिन चलो कोई नहीं, दिक्कत ही क्या है ना, वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी। देखो यार, हर एक चीज करके चलते हैं, सिंपल ही है। जो औसत चाल होती है ना, उसका बेसिक सा फॉर्मूला बस यही है कि कुल चली गई दूरी बटे कुल लगा समय, है ना। देखो यार, तो कुल दूरी कितनी है, हमने मान लिया कि भाई जो कुल दूरी है, एक बेसिक सा फॉर्मूला आप यहाँ पे और ध्यान रखो कि जो दूरी होती है ना, वो क्या होती है, दूरी बराबर होता है चाल गुणा में समय, ठीक है। अब यहाँ पर समय ही इन्होंने फिक्स कर रखा था, तो मैं समय ही निकालूंगा। तो समय कैसे निकालेंगे? दूरी बटा चाल, बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। टोटल दूरी कितनी चली है? उसने d किलोमीटर चली है, ठीक है। आप कहोगे कोई दिक्कत नहीं। आधी दूरी d बटा 2, कितनी स्पीड से चली? उसने 40 की स्पीड से, तो स्पीड से भाग करना होता है डिस्टेंस को, यानी कि यहाँ 40 लिख दूंगा। फिर जो बाकी की दूरी है आधी, वो उसने 60 की स्पीड से चली थी ये, और इस केस में जो टोटल टाइम उसको लग रहा था, है ना, इसको हटाओ ना अभी थोड़ी देर के लिए। तो जो टोटल टाइम लग रहा था ना, वो मेरे भाई कितना लग रहा था, 7 घंटे लग रहा था। आपने कहा कि यहां से क्या निकालेंगे, यहां से हम डी निकाल लेंगे और फिर डी को उस 7 घंटे से भाग कर देंगे, आपकी एवरेज स्पीड निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है, चलो करके बता देते हैं। यहां से आपने यहां से क्या कॉमन ले लिया, तो 40 20 यहां से निकल जाएगा, 20 यहां से निकल जाएगा, 40 आप उधर भेज दो, तो यहां कितना हो गया, डी बटा 2। यहां कितना हो जाएगा, डी बटा 3। 40 इधर भेज दिया तो 7 चौक 28 यानी कि 280, ठीक है। ये 3 और ये 2 5 यानी कि 5d बटे 6 बराबर 240, यानी कि 5 से अगर काटोगे तो 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, है ना। यही होगा क्या? सॉरी 80 है ये, कुछ भी, तभी तो हम कहें। तो ये 280 है ना, तो 280 यानी कि 5 पंजे 25 और 5 छंग 30, 56, यानी कि डी जो आया वो मेरे भाई 6 इंटू 56 आ गया। टोटल जो डिस्टेंस थी वो इतनी थी। अगर मुझे औसत चाल बतानी है तो मैं क्या करूंगा, इस दूरी को इस समय से भाग कर दूंगा, यानी कि 6 गुणा 56 बटे में 7, तो 7 अट्ठे 56, 8 छंग 48। बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो मेरे भाई आगे आते हैं, ठीक। देखो बेहतरीन सवाल है, कहता है कि एक दुकानदार एक वस्तु पर 5% और 20% की दो क्रमिक छूट प्रदान करता है और फिर भी 70% का लाभ अर्जित करने में सक्षम होता है। यदि वो 30% की एक ही छूट अगर प्रदान करता तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होता है? देखो 15% और 20% का दो डिस्काउंट है ना, तो सक्सेसिव डिस्काउंट क्या बनेगा मेरे भाई? आप कहोगे जी सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है कि 15 प्लस का 20 और माइनस का 15 इंटू 20 बटे 100, ठीक है। तो 15 और 20 कितना हो गया, 35। 15 दूनी 300, है ना, 300 बटे 100 मतलब 3 हो गया, यानी कि जो ओवरऑल डिस्काउंट था इन दोनों का मिला करके वो 32% का ओवरऑल डिस्काउंट था। मतलब 15% और 20% को मिला दिया हमने तो ओवरऑल 32% का डिस्काउंट बन गया, ठीक है। चलिए अब 32% का डिस्काउंट देने के बाद कोई चीज बेची जाएगी तो मेरे भाई एसपी क्या होगा उसका? तो आप कहोगे जी ये तो डिस्काउंट था, 100 रुपए एमपी होता है, 32 रुपए अगर उसमें से हटा दिए तो एसपी कितना बनेगा? आप कहोगे 68%। लेकिन सवाल ने कितना दे रखा है,
उस केस में भी वो 70% का लाभ ले लेता है। 70% का लाभ लेने का मतलब वो 170 रुपए में बेचता है, ठीक है। मतलब इस 68% की वैल्यू कितनी है, 170 है, ठीक है। अब उसने कहा कि अगर वो केवल 30% का डिस्काउंट देता, अगला केस है, अगर वो केवल 30% का डिस्काउंट देता, तो अगर 30% का डिस्काउंट देता मतलब कि 70% उसका एसपी रहता, तो उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट होता, यही तो पूछा है। यानी कि 68% की वैल्यू अगर 170 है तो मुझे 70% की वैल्यू बतानी है। इस 170 में 70% प्रॉफिट है, ठीक है, ध्यान रखना। इस 170 में 70% प्रॉफिट है। अगर यहाँ पे 165 आया मतलब प्रॉफिट 65% का होगा, अगर यहाँ पे 175 आया मतलब प्रॉफिट 75% का होगा, ठीक है। देखो अब तो सिंपल ही है यार, कर लेते हैं। 17 से काट दोगे तो ये 10 हो गया, और 17 चौका 68, 4% की वैल्यू कितनी हो गई, 10। यहां से 2% निकाल दिया, 2% कितना हो जाएगा, 5। अब ये 2% था, ठीक है, यानी कि यहां लिख दिया मैंने 2% की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो मुझसे पूछा क्या था, मुझसे पूछा था 70% की वैल्यू। तो भाई यहां पे कितने से गुणा करी, 35 से, तो यहां पर भी 35 से गुणा करोगे, तो 35 से अगर गुणा करोगे तो 5 पंजे 25 और 5 दिए 15 और 2 17, यानी कि 70% की वैल्यू 175 आ गई। अब इस 175 में 100 रुपए तो सीपी है, तो 75% क्या होगा, प्रॉफिट। सिंपल। ये तरीके आपको आजमाने हैं, ठीक है, आजमाने नहीं, सीखने हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात, चलो आगे आ जाते हैं। देखो, एक क्लब में पुरुष और महिला सदस्यों के बीच का अनुपात यह है, 2:3 है। यदि पुरुष सदस्यों की संख्या 200 बढ़ा दी जाती है और अनुपात 5:6 हो जाता है, तो क्लब में कितनी महिला संख्या है। देखो यार, ये वो वाला सवाल है, अगर आपने मॉक लगाए होंगे तो एक सवाल नहीं होता वो मिक्सर एलिगेशन में जो आता है कि दूध और पानी का अनुपात ये है, इतने लीटर दूध हमने बढ़ा दिया तो लास्ट में अनुपात ये हो गया, तो हमसे पानी की मात्रा पूछिए। ये वही उसी टाइप का सवाल है ना। तो करते क्या है इसमें, भाई जिस चीज को बढ़ा रहे हो वो तो बढ़ गया, लेकिन जो चीज नहीं बढ़ रही है वो फिक्स है, बस ये इसमें ध्यान रखना है। यानी कि मेरे पास पुरुष, पुरुष को मैं डायरेक्ट पी लिखता हूँ, ठीक है, महिला को मैं एम लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत है, आप कहोगे नहीं, है ना। पुरुष को भाई पी लिखना है, महिला को एम लिखना है, क्योंकि ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। आप यहाँ पे मेल फीमेल करने जाओगे दिक्कत हो जाएगी। महिलाएं कितनी है, अनुपात दे रखा है मुझे 2:3, ठीक, 2:3। बाद में जो अनुपात है वो कितना हो गया, 5:6। लेकिन कब हुआ ये तब हुआ है जब हमने पुरुषों की संख्या 200 बढ़ा दी। पुरुष अगर 200 बढ़े, इसका मतलब महिलाएं तो फिक्स रही जितनी थी क्लब में। तो भाई अगर यहाँ 3 महिलाएं यहाँ 6 हैं तो ऐसे कैसे हो जाएगा, ऐसे तो नहीं होगा। इसका मतलब आपको यहाँ 2 से गुणा करनी पड़ेगी। तो जब यहाँ 2 से गुणा करोगे तो मेरे भाई ये 4 हो जाएगा और ये 6, यानी कि महिलाएं मेरे पास सेम हो गई। तो पुरुष कितने बढ़ गए, तो 4 से 1 बढ़ा, यानी कि 1 यूनिट बढ़ गया। और 1 यूनिट की वैल्यू सवाल के हिसाब से कितनी है जी, 200 है ना। 1 यूनिट अगर 200 है तो क्लब में कितनी महिलाएं थी, यानी कि 6 यूनिट की वैल्यू पूछी है, तो 6 यूनिट कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। इसमें बस लॉजिक क्या था, इसमें लॉजिक ये था कि अगर पुरुष बढ़ रहे हैं महिलाएं फिक्स हैं, अगर महिलाएं बढ़ती तो पुरुष फिक्स होते, और अगर दोनों बढ़ते तो फिर हम अलग तरीके से करते, ठीक है। चलो, लोगों के एक समूह में पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। यदि उनमें से 40% पुरुष है, 35% महिलाएं और बाकी बच्चे हैं, तो उनका औसत वजन क्रमशः 70, 60 और 30 किलोग्राम है। समूह का औसत वजन निकालना है। डेविएशन तरीका लगाएंगे, ठीक है। देखो, डेविएशन ही इसमें यार कारगर होता है, ठीक, क्योंकि कैलकुलेशन हमारी बहुत बच जाती है, टाइम बहुत बच जाता है। तो यहां पे मैंने पुरुष लिखा, यहां मैंने महिलाएं लिखी, बी फॉर बच्चे लिख दिए। 40% पुरुष हैं, ठीक है, 40% पुरुष है, महिलाएं कितनी है, 35, तो 40 और 35 75, यानी कि बच्चे कितने होंगे, 25 होंगे, ठीक है। चलिए, इनका जो औसत वजन है, यानी कि पुरुषों का औसत वजन कितना है, 70 है, महिलाओं का कितना है, 60 है ना, और बच्चों का कितना है, 30 है। कोई दिक्कत नहीं। देखो, कोई दिक्कत है यहां तक, आप कहोगे जी नहीं कोई दिक्कत नहीं। पेन थोड़ा सा एक बार अपडेट कर लेते हैं, एक सेकेंड, हम आते हैं यहां पर। पेन हम चॉकलेटी कलर ले लेते ना। देखो, तो भाई इसका मैं रेशियो ही निकाल लेता हूँ सीधे सीधे, क्योंकि ये तो संख्या है ना, तो इसका रेशियो निकालो 5 से 8 भाग करके, यानी कि 5 अट्ठे कितना हो गया, 40, 5 अट्ठे 40, 5 सत्ते 35, 5 पंजे 25। कोई दिक्कत नहीं। अब निकालते हैं डेविएशन। क्या, डेविएशन।
भाई कोई भी एक वैल्यू ऐसी मान लो, इनमें से 60 70 मानो, 60 मानो, 30 मानो, जिससे कैलकुलेशन आसान रह जाए। वैसे आप मानने के लिए कोई वैल्यू भी मान सकते हो। मैं यहां से क्या मानने वाला हूं, मैं 60 मानने वाला हूं। ठीक है, मैंने मान लिया कि मेरे पास जो एवरेज है वो 60 है। ठीक है, अब मैं इस 60 से डेविएशन चेक करूंगा। 60 से अगर डेविएशन यहां चेक करने आया तो कितना हुआ भाई, माइनस, ये 30 है मेरे पास 60 वैल्यू, यानी कितनी कम है ये, माइनस की 30 है। लेकिन 5 पे कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे जी 150 कम हो जाएगी। ठीक है, यहां 60 है, 60 मतलब जीरो हो गया, कोई दिक्कत नहीं, 7 जीरो यानी कितना हो जाएगा, 7 पे निकालोगे तब भी डेविएशन जीरो ही रहेगा। यहां पे कितना है, प्लस का 10 है, प्लस का 10 एक पे है, 8 पे कितना हो जाएगा, यानी कि ये प्लस का 80 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आप चेक करोगे कि ओवरऑल डेविएशन क्या आया, ये प्लस का 80, ये माइनस का 150, यानी कि अब जो अगर आप ओवरऑल डेविएशन चेक करने गए तो मेरे भाई कितना आएगा, माइनस का 70 आ जाएगा। यही है डेविएशन 70 का। अब 70 का डेविएशन कितने कितने पर है भाई, क्योंकि ये जो डेविएशन है ये सब में बांट दो आप, एवरेज तो वही होता है ना, तो माइनस कर देंगे इसमें से, माइनस कितना हो जाएगा 70। लेकिन ये तो सम हो गया, ये मेरे पास एवरेज था, तो मुझे एवरेज बनाना पड़ेगा, यानी कि कितने से भाग कर दूंगा, 8 7 15 और 5 20 से भाग कर दूंगा। तो जीरो से जीरो, 7/2 का मतलब 3.5, यानी कि 60 में से अगर मैं 3.5 घटाऊंगा तो 56.5 बचेगा, यानी कि डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे मौखिक कर दिया करो। ठीक है, 60 में से अगर मैं 3.5 घटाऊंगा 56.5 बचेगा, है ना। चलो आ जाओ। कहता है एक संख्या में पहले 10% की वृद्धि की जाती है और फिर 20% की वृद्धि की जाती है, इस प्रकार प्राप्त संख्या में अब 12% की कमी कर दी, तो मूल संख्या में शुद्ध वृद्धि या कमी बतानी है। ठीक है, सक्सेसिव लगा देते हैं यार। ठीक है, 2 बार लगा लो, चाहे आप एक ही बार में कर दो, है ना। फ्रैक्शन वैल्यू से मतलब रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं। रेशियो मेथड क्या कहता है, रेशियो मेथड ये कहता है कि भाई पहले आपने एक संख्या 10% बढ़ाई, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है, यानी कि 10 से वो चीज कितनी हो गई, 11 हो गई। फिर आपने 20% बढ़ाई, यानी कि 5 से कितनी हो गई, 6 हो गई, क्योंकि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5, 5 से 6 हो गई, बढ़ा रहे हैं। और बाद में आपने 12% की कमी कर दी, यानी कि 12% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो मेरे भाई 3/25 होती है, यानी कि 25 की चीज अब आप कितने में दे रहे हो, 22 में। ठीक है, ये मेरे पास आउट मतलब इनपुट है, ये आउटपुट है। आप चेक कर सकते हो कि ज्यादा कि कम, तो देख लो यहीं पे कर लेते हैं। यानी कि कुछ कट सकता है क्या, 2 से काट दो, तो ये हो गया 5, ये हो गया कितना 3, तो 11 तियाँ 33, 33 को अगर 22 से गुणा करने जाएंगे तो 22 तियाँ 66, 22 तियाँ 66 और 6 कितना हो जाएगा 72, 726। ये 25 और 25 कितना हो गया 625, यानी कि 625 से अगर 726 पे जा रहे हैं तो वैल्यू बढ़ रही है। अगर वैल्यू बढ़ रही है तो डिक्रीज वाले ऑप्शन तो आप तुरंत हटा दोगे। ठीक है, 1 सेकंड भी नहीं लगना चाहिए, है ना। अब 50-50 आ गया, तो 625 से 726 कितना बढ़ गया, 101, है ना। 101 कितने पर, 625 पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा, 25 से काट दो, 25 चौक 100 और 25 ये, है ना। अब ध्यान से देखोगे ना, यहां पर अप्रोक्सीमेशन यूज कर लेते हैं थोड़ा सा, कि अगर ये भी 100 होता तो 25 से इसको काट देते लगभग 4 बार में, यानी कि 4 चौक 16 आता, तो 16 के आसपास वाला मेरा आंसर होगा, यानी कि ए ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ये इसका रेशियो मेथड था, मुझे लगता है कि यही ठीक ही है। आप अगर चाहो तो इसमें सक्सेसिव लगा सकते हो। कैसे, कि 10 का और 20 का सक्सेसिव लगाओगे, जो फाइनल आउटपुट आएगा उसको फिर 12 के साथ लगाना पड़ेगा। तो देखो यहां करके बता देता हूं भाई, 10 बढ़ा, फिर 20 बढ़ा, फिर 10 इंटू 20/100, यानी कि 10 और 20 30, 30 में 2 जोड़ा कितना हो गया 32, 32% वैल्यू बढ़ गई। अब कम भी कर रहे हो आप, तो 32 में से 12 कम कर दिया, -32 इंटू, पेन चेंज कर नहीं करा, है ना। फिर से लगा दिया हमने, यहां पे पहली बार लगाया था, है ना, और लगा दिया यहां पे एक बार, लो ठीक। तो 32 में से 12 कर दिया और -32 इंटू 12/100। सक्सेसिव का फॉर्मूला यार रटा होना चाहिए। ये कितना हो गया 20, माइनस, यहां समझो, अगर ये 30 ले लो और ये 10 ले लो, यानी कि 30 और 10 की गुणा करोगे 300, 300 मतलब नीचे कितना 100, डिवाइड करोगे माइनस का 3 के आसपास आएगा, 3 से बड़ी वैल्यू आएगी, लगभग 3 से वैल्यू बड़ी आएगी। तो अगर 20 में से घटाओगे 3 पॉइंट समथिंग, तो कितना आएगा 16 पॉइंट समथिंग ही आएगा, यानी कि एक ही ऑप्शन उस केस में भी बनेगा हमारा। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन थोड़ा सा दिमाग में लेके चला करो। ठीक, चलो यार आगे आते हैं, इसको कर लेते हैं।
कहता है कि कुछ निश्चित संख्या में व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में करने के लिए सहमत हुए। 5 व्यक्ति काम पर नहीं आए, अन्य ने काम को 40 दिन में पूरा किया। ठीक है, उन व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्होंने मूल रूप से काम करने के लिए सहमति जताई थी, है ना, व्यक्त की थी। देखो यार, मान लिया कि टोटल बच्चे कितने थे, सॉरी टोटल जो काम करने वाले लोग थे वो x थे। अगर वो x लोग 20 दिन में काम करने की बात कर रहे थे तो x इंटू 20 टोटल काम हो जाता, इतना ही काम उनको करना था। लेकिन हुआ क्या, किसी कारण से कि जो 5 लोग थे ना वो काम पर नहीं आए, तो टोटल अगर x थे, 5 लोग काम पर नहीं आए, तो अब आए कितने, वो काम पर आए जी x माइनस 5, है ना। और उन लोगों ने आकर के कितने दिन में काम किया, उन लोगों ने 40 दिन में काम को कर दिया, है ना, 40 दिन में काम कर दिया। तो आप एक बात समझो कि x लोग थे, अगर 20 दिन में काम कर रहे थे तो इतना काम हो रहा था, 5 नहीं आए, ठीक है, 5 कम लोगों ने काम किया तो 40 दिन में कर दिया, यानी काम तो ये भी उतना ही है, काम ये भी उतना ही है, तो क्या कर देंगे हम, बराबर कर देंगे, है ना। तो भाई सिंपल कैलकुलेशन कर लो, कितना हो गया 2, यानी कि x के बराबर 2x माइनस का 10, यानी कि x कितना आ जाएगा यहाँ से 10। तो जो ओरिजिनल में लोग थे वो कितने थे, जो हवाबाजी कर रहे थे कि हम 20 दिन में काम कर देंगे, वो 10 लोग थे। ठीक है, 5 जो है धोखा दे गए। ठीक, चलो जी इसको करते हैं। शानदार, ऐसे सवाल तो आप समझ लो कि बोनस मार्क होते हैं, है ना, देखते देखते हो जाते हैं। देखो करना क्या है इसमें, सबसे पहले छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो 9 माइनस 8 कितना हो जाएगा 1, 56 में 1 जोड़ा कितना हो गया 57। ये यहाँ पे मिजला वाला ब्रैकेट है, ध्यान रखना, ये है ना, 108 को छेड़ मत देना अभी। तो मेरे पास यहां तक वैल्यू कितनी है 57। अब 57 में 42 जोड़ दूंगा कितना हो जाएगा 99। ओरली कर रहा हूं, 99 को अगर मैं 9 से भाग करूंगा कितना आएगी वैल्यू मेरे भाई 11। अब ये 11 है, बड़ा वाला ब्रैकेट है, यानी कि उससे पहले यहां 108 लिखा है, यानी कि 11 में मुझे 108 जोड़ना पड़ेगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 119। अब यानी कि यहां से लेकर के यहां से यहां तक का जो मान निकल के आया वो 119, ये 197 है। तो 197 में से अगर मैं 119 माइनस कर दूंगा, लास्ट में कितना आएगा, 2 की 8, 8 आएगा मेरे भाई, 8, यानी कि 8 वाला कौन सा है, ये रहा 78। घटा लेना आप चाहो पूरा। ठीक, चलो, यदि 9 अंकों वाली एक संख्या 985x3678y 72 से डिविजिबल है तो 4x माइनस 3y का मान बताना है। देखो यह संख्या लिख लेते हैं, 9 8 5, गलत ना हो जाए नंबर, 9 8 5 x 3 6 7 8 और y, ये कितने से कटता है, ये कटता है मेरे भाई 72 से। अब मेरे भाई यहां समझ लो आप कि 72 का मतलब क्या होता है भाई, 8 इंटू 9, 72 को यही तो लिख सकते हैं 8 इंटू 9, यानी कि ये संख्या 8 से भी कटेगी और ये संख्या 9 से भी कटेगी, यहीं से निकला है वो डिविजिबल चेक करने वाला रूल। ठीक है, डिविजिबिलिटी। तो मेरे भाई 8 से डिविजिबिलिटी अगर हम चेक करते हैं तो 8 की डिविजिबिलिटी चेक करने का रूल क्या होता है कि किसी भी संख्या के लास्ट के 3 अंक, है ना। देखो 2 की डिविजिबिलिटी अगर हम चेक करते हैं तो लास्ट का 1 अंक चेक करते हैं, है ना, लास्ट का 1 डिजिट चेक करते हैं। अगर हम 4 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं तो लास्ट के 2 डिजिट चेक कर लेते हैं। अगर हम 8 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं तो लास्ट के 3 डिजिट चेक कर लेते हैं, कि अगर वो 3 डिजिट कट गए आखिर के तो संख्या 8 से कट जाएगी। ऐसे ही 16 में करेंगे तो लास्ट के 4 डिजिट, 32 में करेंगे लास्ट के 5 डिजिट, ऐसी ही कहानी चलती रहती है। ठीक है, चलो तो 8 की डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं पहले। 8 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए मतलब लास्ट के 3 डिजिट। अब लास्ट के 3 डिजिट कौन कौन से हैं मेरे भाई, 7 7 8 और y। 8 से चेक करना है तो 8 ने 72, यानी कि 72 तक तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, 72 तक ये पूरा पूरा कट जाएगा। कितना रह जाएगा यहां पर 6। अब ये 6 है तो y को क्या लिख दूं कि 8 से कट जाए, 1 लिख दूं, 0 लिख दूं, 60 कट जाएगा, नहीं 1 लिखेंगे 61 नहीं कटेगा, 62 नहीं कटेगा, 63 नहीं कटेगा, 64 कट जाएगा, यानी कि y का मान अभी तक कितना आया 4। 65 कट जाएगा नहीं कटेगा, 66 कट जाएगा नहीं कटेगा, 67 कट जाएगा नहीं कटेगा, 68 नहीं, 69 कट जाएगा नहीं कटेगा, 70 हम लिख नहीं सकते क्योंकि ये तो 6 ही है। ठीक है, यानी कि y का केवल और केवल एक ही मान निकल के आया, वो कितना आया मेरे भाई 4 निकल के आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत, यानी कि यहां पर आप इस y को अब हटा के क्या लिख सकते हो, 4 लिख सकते हो।
ठीक है, कोई दिक्कत। अब हम क्या चेक करेंगे, अब हम 9 की डिविजिबिलिटी चेक कर लेंगे। तो 9 की डिविजिबिलिटी चेक करो। 9 की डिविजिबिलिटी जब भी हम चेक करते हैं किसी भी बड़ी संख्या में, तो जहां पे 9 बनता चला जाता है वहां से हम उसको हटाते चले जाते हैं। ठीक है, चाहो तो आप जोड़ लो यार, कोई दिक्कत नहीं। मैं थोड़ा सा आसान कर लेता हूँ, क्योंकि क्यों ही जोड़ना। सबसे पहले देखो 9 कहाँ कहाँ बन सकता है। 9 खत्म, 6 और 3 9 खत्म, है ना। 8 और 8 कितना हो गया, 16, कोई दिक्कत नहीं। 7 5 12, ये छोड़ो ना। 8 और 5 कितना हो गया, 13। 13 का मतलब 1 और 3 यानी कि 4 कर दो। 8 और 7 कितना हो गया, 15। 15 का मतलब कितना हो गया, 15 को ऐसे लिखेंगे ना, 15 का मतलब 6 कर दो। ठीक है, 6 और 4 कितना हो गया, 10। 10 में 4 जोड़ दिया कितना हो गया, 14। 14 का मतलब कितना हो गया, 5। ठीक है, यानी कि ये जो पूरी संख्या निकल के आई, ये कितनी आई, x प्लस 5। अगर, क्योंकि x तो छोड़ दिया था ना, अगर ये संख्या 9 से कट गई तो भी ये संख्या पूरी मतलब 72 से कट जाएगी। यानी कि इसको 9 से कटने के लिए इस x को कितना होना पड़ेगा, इस x को होना पड़ेगा मेरे भाई 4, क्योंकि तभी तो ये 9 बनेगा। यानी कि हमने यहां पे क्या चेक कर लिया कि हमारे पास x का मान भी कितना आ गया, 4। अब देखो पूछा क्या है मुझसे, 4x माइनस 3y, यहां वैल्यू लगा दो, 4x माइनस 3y, यानी कि 4 गुणा 4 माइनस 3 गुणा 4। 4 चौक 16 माइनस 3 चौक 12, कितना आएगा, 16 में से 12 गए तो 4। डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहता है कि दो उम्मीदवार हैं, उनके बीच में एक चुनाव हुआ, जीतने वाले उम्मीदवार को 2940 वैध मत प्राप्त होते हैं, जबकि हारने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 40% प्राप्त होता है। यदि डाले गए मतों में से 2% अवैध घोषित कर दिए गए तो डाले गए मतों की कुल संख्या बतानी है। ठीक है, चलो देखो, दो लोग थे, ऐसे समझ लो, यहां पे एक जीतने वाला था और एक हारने वाला था, है ना। मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, 100 लोग थे टोटल। ठीक, आपने कहा कोई नहीं, 2% इसमें से इनवैलिड हो गए, लिखा है इन्होंने, तो 2% आपने हटा दिया। 2% जैसे ही हटाओगे तो ये वैल्यू रह जाएगी मेरे भाई 98। कोई दिक्कत है, एक एक चीज आराम से समझना है। ठीक है, इलेक्शन का सवाल है, मिलेगा ही मिलेगा आपको पेपर में। अब ये जो वोट है ये मेरे भाई वैलिड वोट, ये टोटल थे, मैं यहां लिख देता हूं, टीवी मतलब टोटल वोट है, ये वीवी है, वैलिड वोट है। अब इनमें से 2940 वोट जो है जीतने वाले को मिले हैं, जो कि हारने वाले उम्मीदवार को 40% मिले, यानी कि जीतने वाले को कितने मिले होंगे, इसका 60% मिला होगा। यानी कि इन 98 वोटों का 60% मिला होगा किसको, जीतने वाले उम्मीदवार को। और जीतने वाले उम्मीदवार को मिले कितने हैं, 2940 वोट। क्या आपको यहां तक मेरी बात समझ में आ गई? अगर हां तो आप कहेंगे क्या बात है। ठीक है, चलो, यानी कि हम यहां से 100 निकाल ही सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, आप कहोगे नहीं, ठीक कर दिया ना। यहाँ तक हारने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 40% मिलता है और जीतने वाला इतने प्राप्त होते हैं, यानी कि 60% मिलेगा उसको। हाँ ठीक है, अब यहां से आपने चेक कर लिया भाई, 60% को मैं थोड़ा सा आसान करके 3/5 लिख दूं क्या? आप कहोगे हाँ जी लिख लो, आपके हाथ में कलम है। देखो, तो हमने 3 से काट दिया, 3 से काटोगे तो 3 नम 27 और 3 अट्ठे 24, है ना। यानी कि 98 से तो यार ये और कट गया 10 बार में। ठीक, इतना ही आएगा ना। यानी कि हमारे पास यहां से एक यूनिट की जो वैल्यू आएगी वो 5 की इधर गुणा करो, कितना हो जाएगा भाई, 50, है ना। मुझे 100 की वैल्यू बतानी थी, क्योंकि 100 ही तो वोट माने थे, यानी कि 2 जीरो और चिपका दूंगा। 5000 इस सवाल का मेरे भाई एकदम दंदनाता हुआ आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो, वो सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे 15, 80, 20 और 75 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 14 प्राप्त होता है? बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, यहां पर दो कॉन्सेप्ट होते हैं। ठीक है, अगर छोटी से छोटी संख्या वाली बात है तो दो कॉन्सेप्ट मैं आपको जनरली बता देता हूं, आपको याद रखने की ऐसे डिटेल कैसे करते हैं। ठीक है, बाकी जब भी आपके सामने ऐसा सवाल आएगा आपको ऑप्शन के थ्रू ही जाना है ना। बस ऑप्शन में चेक करना है। आप मुझे एक बात बताओ, बाद में बताना, पहले कॉन्सेप्ट बता देता हूं। ठीक है, देखो, जब भी आपको अगर ये चीज दे रखी हो ना, तो आप जो संख्या निकालोगे वो सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, वो होगी मेरे भाई, आपने एलसीएम लेना है इन सब का। किस किस का, 15 का, 80 का, 20 का और 75 का, और माइनस कर देना है जो भी आपका रिमाइंडर आ रहा है, जो भी आपका रिमाइंडर आ रहा है वो माइनस कर देना है। ठीक है,
ठीक, कोई दिक्कत है? माइनस कर देना कि प्लस कर देना? प्लस कर देना है। ठीक है, प्लस ही करते हैं ना? हाँ प्लस करते हैं, ठीक है। ठीक, चलो फिर। और एक केस ये होता है कि आपको क्या कह देगा कि भाई एक छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतने 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 से विभाजित करने पर शेषफल अलग अलग देगा। जब अलग अलग देगा तो उस केस में आपको कॉमन रिमाइंडर निकालना होता है। जब आप कॉमन रिमाइंडर निकालते हो तो वो कॉमन रिमाइंडर आपको यहां से माइनस करना होता है। ठीक है, अब ये मैं थोड़ा सा एक बार चेक करूंगा भाई कि माइनस करना होता है कि प्लस करना होता है ना। अगर कॉमन रिमाइंडर की बात होगी तो वो मैं अभी 1 मिनट में वेरीफाई करके बता रहा हूँ। ठीक है, हाँ जी ठीक है। यही है कि जब भी अगर आपको अलग अलग रिमाइंडर दे रखा होगा ना तो आप वहां से कॉमन रिमाइंडर निकालोगे और वो कॉमन रिमाइंडर माइनस करना होता है। ठीक है, बस इतना सा लॉजिक है, कुछ नहीं है। यहां पर सीधी सी बात है कि रिमाइंडर एक ही दे रखा था तो हम एक ही रिमाइंडर से कर लेंगे। अब आप मुझे एक बात बताओ कि ये तो एलसीएम है, मतलब वो संख्या तो यही है ना, वो जो नंबर है वो ये है ना। अब यहाँ जो एलसीएम होगा वो 15 से भी कटेगा, 80 से भी कटेगा, 20 से भी कटेगा, 75 से भी कटेगा, वही एलसीएम आएगा। ये नंबर एक्स्ट्रा है और ये नंबर एक्स्ट्रा कौन सा है? 14। यानी कि ये संख्या अगर मैं इधर ले जाऊं, ठीक है, ये 14 अगर मैं इधर ले जाऊंगा, नंबर में से घटा दूं, ये जो ऑप्शन आ रहे हैं ना ये उस संख्या के ही तो ऑप्शन आ रहे हैं, है ना। यानी कि अगर मैं इन ऑप्शन में से 14 घटा दूं और उसके बाद ये डिविजिबिलिटी चेक करूं तो मैं ऑप्शन तक पहुंच जाऊंगा कि नहीं पहुंच जाऊंगा? आप कहोगे हाँ बिल्कुल बात सही है। तो फिर काम आसान हो ही गया। अब सब में से 14 14 घटा लो तो यार 14 घटाओगे कितना बचेगा? ये 1401 और 4 41, है ना। यहां से 14 घटाओ कितना बचेगा? 1 और 3 और 1231। यहां से 14 घटाओ कितना बचेगा? 1200। यहां से 14 घटाओ कितना बचेगा? 1230। 1230। ठीक है, कोई ना, आ जाओ। अब अब क्या करना है? अब मेरे भाई एक चीज आपको दिमाग लगानी है कि जो संख्या आएगी, अब यहां समझो ना, ये नंबर है, आपने रिमाइंडर माइनस कर दिया ये एलसीएम आ रहा है और एलसीएम क्या है कि जो 15 से भी कटेगा, 80 से भी कटेगा, 20 से भी कटेगा, 75 से भी कटेगा। अगर ये संख्या भाई 15, 20, 80 और 75 से कट रही है, इसका मतलब 20 में क्या क्या होगा भाई? 20 में आपने पकड़ लिया कि 20 क्या होता है? 20 में होता है 4 और 5। ठीक है, यानी कि ये संख्या 4 से भी कटेगी और ये संख्या 5 से भी कटेगी। आप मुझे एक बात बताओ, 4 से कटने के लिए संख्या को सम होना पड़ेगा, इवन होना पड़ेगा। क्या ये संख्या इवन है? आप कहोगे नहीं, तो ये आंसर नहीं होगा। क्या ये इवन है? आप कहोगे नहीं, ये आंसर नहीं होगा। क्या लास्ट के 2 जीरो कट गए? तो आप कहोगे हाँ कट गए, क्योंकि लास्ट के 2 जीरो तो किसी भी संख्या से कट जाते हैं, है ना। 2 से 3 से 4 से 5 से किसी से भी काट लो, कोई नहीं। यहाँ आ जाओ 28, सॉरी 30। क्या 30 4 से कट जाएगा? आप कहोगे नहीं कटेगा, तो ये भी नहीं होगा। यानी कि केवल और केवल मेरा एक ही ऑप्शन था इसमें, 1214। ऑप्शन के थ्रू ही जाना था, समझाने में हो सकता है टाइम लग गया हो, पर तरीके आपने जो सीख लिए ना, अब जब आप इनको अप्लाई करोगे मॉक में तब आप देखना कि आप बहुत फास्ट चीजें कर लोगे। ठीक है, चलो। कहता है कि ए बी और सी क्रमशः 5 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड और 8 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलते हैं। वो एक ही समय पर एक ही बिंदु से दौड़ शुरू करते हैं। कुछ समय बाद ये पाया गया कि ए और सी के बीच की दूरी 6 मीटर है। ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो यहां पर आपको ध्यान क्या देना था कि एक ही समय पर और एक ही बिंदु से शुरू करा उन्होंने दौड़ना। ठीक है, तो भाई मेरे कि जब अगर आपने टाइम को फिक्स कर दिया है, ठीक है, टाइम जितना है मतलब सेम ही है, तो आप एक चीज जानते हो कि डिस्टेंस जो होती है, डिस्टेंस जो होती है वो स्पीड इनटू टाइम होती है ना। यानी कि अगर आपने इस टाइम को फिक्स कर दिया, ये टाइम आपने फिक्स कर दिया, मान लिया के कर दिया, ठीक है, मान लिया के कर दिया, ठीक, तो यानी कि मैं इसको डायरेक्ट ये लिख सकता हूं, क्योंकि जब आप प्रोपोर्शन हटाओगे तो कांस्टेंट आ जाएगा, टाइम को तो कांस्टेंट कर दिया, सॉरी के नहीं आएगा, एस आएगा, एस। यानी कि मैंने ये कहा कि जिस रेशियो में आपने डिस्टेंस चली होगी उसी रेशियो में स्पीड होगी। ठीक है, यानी कि डिस्टेंस जो है वो स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक, चलिए अब इतनी सी बात थी। आप मुझे एक बात बताओ कि जो स्पीड का रेशियो है ना भाई, स्पीड का जो रेशियो है
वो ए, बी और सी का क्या क्या है भाई। ए जो है वो 5 से चलता है, बी जो है वो 3 मीटर पर सेकंड से चलता है, और सी जो है वो कितने चलता है, 8 से। ठीक है, तो यही रेशियो किसका होगा, यही रेशियो इनकी डिस्टेंस का भी होगा। कोई दिक्कत, आप कहोगे नहीं, यानी कि 5, 3 और 8। अब उसने कहा है कि कुछ समय के बाद हमने ये देखा कि ए और सी के बीच की दूरी 6 है। आप मुझे यहां बताना कि ए और सी के बीच की दूरी कितनी है। ए और सी कितनी दूरी है, 3। 3 की वैल्यू कितनी है, 6, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी हो गई मेरे भाई, 2। अब आपको बतानी किस किस की, ए और बी के बीच की दूरी, ए और बी के बीच की दूरी। तो ए और बी में कितने का गैप है, 2 का। तो अगर 1 की वैल्यू 2 है तो 2 की कितनी हो जाएगी, 2 की वैल्यू हो जाएगी 4, यानी कि ए और बी के बीच की दूरी कितनी होगी, 4 मीटर होगी। बी ऑप्शन, डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो इस पे आओ, ये तो आसानी है यार, है ना, सेकंड्स में होगा। देखो कैसे, आप बस ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व करने की कोशिश किया करो, छोटा ब्रैकेट, फिर उससे बड़ा ब्रैकेट, फिर उससे सबसे बड़ा ब्रैकेट। ठीक, यानी कि हमने यहां पर देखा 7 - 2 कितना हुआ, 5। अब 29 में से 5 घटाया कितना बचेगा, 29 - 5 24। ठीक है, अब यहां तक कर लिया। अब 24 को किससे भाग करना है, क्योंकि अब साइन किसका आ गया, भाग का। तो भाई 8 से भाग करोगे तो 8 तियां कितना हो जाएगा, ये 8 से भाग कर दो, 3 आ गया। यानी कि यहां तक की जो वैल्यू थी वो मैंने सॉल्व करके कितनी निकाल दी, 3। ये कितना है, 5 × 30, यानी कि मेरे पास हो गया 9 - 30 प्लस का 3। ठीक है, यानी कि 9 और 3 कितना हो गया, 12। 30 में से 12 घटाओगे कितना बचेगा, 18 बचेगा, वो भी माइनस का, यानी कि सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो इसको करते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है, क्योंकि आपने लेवल देखा ही होगा कि हमने इजी भी रखे हैं, मॉडरेट भी रखे हैं, ठीक है, थोड़े से ट्रिकी भी कर दिए। 2800 रुपए पर 10% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए अर्जित साधारण ब्याज x रुपए है। ठीक है, इतनी ही बात पकड़ के चलते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा कि प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100 होता है। यानी कि मेरे पास जो x है वो क्या है, 2800 गुणा में 10 गुणा में 3 बटे 100। कुछ नहीं कर रहा, बस इतना ही छोड़ दिया है। ठीक है, चलो आप कहो यार थोड़ा सा आसान तो कर ही लेते हैं। यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो, तो मेरे पास x कितना आ गया। मैं कोई गुणा भाग नहीं करूंगा अभी, ठीक है, मैं चीजों को बचा के रखता हूं। ये 30 कर दो इसको, ठीक, कोई दिक्कत, आप कहोगे नहीं, x मिल गया। अब उसने कहा है कि जो 6200 रुपए है 14% की वार्षिक दर से 22 सालों के लिए, जो ब्याज है वो 1736 है। दूसरा वाला केस क्या है कि 1736 रुपए का ब्याज है, कितने पर, 6200 रुपए पर 14% की रेट से 22 सालों के लिए बटे 100। यहां से आप y निकाल लोगे, तो y कितना आएगा, यहां से इससे ये काट दिया, y आपने निकाला तो क्या आया, 1736 बट सॉरी 1736 बटे कितना, 62 इंटू 14, 62 इंटू 14, यही आया। अब आपको बताना क्या था, आपको बताना था x इंटू वाई, सॉरी x बटे वाई, x बटे वाई। आप मुझे बताओ x कितना है, 28 गुणा में 30 बटे y कितना है, नीचे दो फ्रैक्शन है यानी कि नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, तो 1736 तो यहीं रह जाएगा, और जो नीचे है वैल्यू वो ऊपर उठ के चली जाएगी, यानी कि 62 इंटू 14 हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखना, मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज पूछूंगा यहाँ पर, ज्यादा तो कुछ नहीं पूछूंगा, है ना, क्या कि नीचे वाली वैल्यू 7 और 1 8 और 3 11 और 6 17, 3 से तो नहीं कट रही, लेकिन ऊपर आप कहोगे जी 3 हमें दिखाई दे रहा है 30 में, 3 इंटू 10। तो अगर नीचे 3 से कोई वैल्यू नहीं कट रही है, ऊपर 3 है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वो 3 कहाँ होगा, अब ऑप्शन में दिखाई देगा। ठीक है, कहाँ दिखाई देगा, ऑप्शन में, चेक कर लो। क्या 4 और 1 5 ऑप्शन है, 3 से कट जाएगा, नहीं। 8 और 3 11, नहीं। 5 और 5 10, नहीं। 4 और 2 6, बिल्कुल कट जाएगा, यही इस सवाल का राइट आंसर है। चाहो आप पूरा कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, चलिए ठीक है भैया, फॉलो कर लेना, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इसकी जो पीडीएफ है वो हम आपको टेलीग्राम की जो हमारा ग्रुप है, ठीक है, उसमें हम चैनल में अपलोड करवा देंगे, और सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में है ही, तो आप वहीं से जाके जुड़ जाइए, ठीक है। चलिए फिर, आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा।
ठीक है, आगे के सेशन में थोड़ा सा हम कम टाइम लेंगे, थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करेंगे। पहला सेशन था थोड़ा सा मुझे लगा कि चीज़ों को समझा के कर लें, तो बस इसीलिए। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, और आप जेन्युइन रिव्यू देना, ठीक, ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाय बाय, धन्यवाद, टेक केयर।